पूरे देश में और बाजार में है आज भरपूर एक्शन का दिन। सुबह रिकॉर्ड ऊंचाई बनाने के बाद बैंक निफ्टी में आई तेज मुनाफा वसूली और निफ्टी में भी है जबरदस्त उतार चढ़ाव। आखिरी 1.5 घंटा एक्शन किस तरफ बढ़ेगा, कमजोरी बढ़ेगी या फिर आएगी शानदार रिकवरी, लेंगे इस सवाल का जवाब। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह भी और मैं हूं रजत देवगन। हालांकि ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाए, थोड़ी मुनाफा वसूली हो गई, लेकिन कमाल की सीरीज थी। 6 से 7% का रिटर्न तो निफ्टी पे मिल गया। निफ्टी बैंक 12% की दौड़ लगा गया था। जबरदस्त। अब एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले थोड़ी सी मुनाफा वसूली आती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, तो बड़े रिकॉर्ड बनाने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी और वही होता हुआ दिखा है। तो आइए बता दें आपको कि आज बाजार में दिन भर का अब तक का एक्शन कैसा रहा है। खुलते ही बाजार ने अच्छी तेजी दिखाई और फर्स्ट हाफ काफी मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिखे। करीबन 1 बजे तक बाजार बेहद मजबूत है। जब तक कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय नाम संबोधन आया तब तक बाजार 11,500 के ऊपर ही ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। उसके बाद आखिरी पिछले 1 घंटे में 1 बजे से 2 बजे का ट्रेडिंग सेशन जो है वो बेहद इंटरेस्टिंग रहा है। 11,545 का हाई बनाने के बाद निफ्टी सीधा 125 अंक लुढ़का वहां से और 11,400 के बेहद करीब पहुंचा। वहां से अब रिकवरी होती हुई दिखी है 41 पॉइंट की। बैंक निफ्टी इसने आज नया ऐतिहासिक स्तर छुआ, वो था 30,262 का 1 बजे से ठीक पहले, लेकिन वहां से नॉन स्टॉप करीबन 500 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों से एकदम से फिसला 450 पॉइंट और 29,790 का लो बनाया। अब 30,000 के आसपास कारोबार करता हुआ, तो बेहद इंटरेस्टिंग कारोबार होता हुआ दिख रहा है। हालांकि अब भी बैंक निफ्टी 125 पॉइंट ऊपर है, लेकिन सेंसेक्स 90 अंकों के नुकसान के साथ कारोबार कर रहा है। ऑटो, रियल एस्टेट और चुनिंदा बैंक शेयरों में, यहाँ पर मेटल शेयरों में, IT शेयरों में थोड़ी थोड़ी खरीदारी होती हुई दिख रही है। कच्चा तेल $68 के पार निकला है। रुपए में भी आज हमने कारोबार सीमित दायरे में होते हुए देखा। शुरुआत में कमजोरी हुई थी, थोड़ी रिकवरी बनती हुई दिखी, लेकिन उसके बाद फिर से रुपए में शायद एक्शन कमजोरी की तरफ शायद आपको नजर आएगा। तो ये तमाम वो संकेत जहां पर आपको रखनी है नजर। चलिए, तो बाजार में जो ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली है इसको कमजोरी का संकेत माने या फिर री एंट्री पॉइंट है, इसको बताएंगे थोड़ी देर में, आपके सामने स्ट्रैटेजी पेश करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि इस शो में क्या खास रहने वाला है। आपको बताएंगे कुछ इवेंट्स जो बाजार पे, यानी कि ट्रिगर्स जो बाजार पर असर डाल सकते हैं कल के सत्र में। खबरों वाले शेयर, यानी कि कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर बाजार खुलने के बाद स्टॉक पे असर आया खबरों का, वो बताएंगे आपको। और इसके अलावा FPI निवेश सीमा बढ़ेगी, इसके ऊपर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। उसके अलावा जो एक्सपायरी जो पोल किया है, देखिए ऐसी वोलेटाइल मार्केट में एनर्जी पोल तो टिकना वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन आप ये देखिए स्विंग कितना ज़बरदस्त हो रहा है। निफ्टी बैंक में अगर थोड़ी देर पहली पोजीशन बना ली होती तो 200 पॉइंट तो निचले 200-250 पॉइंट की रिकवरी तो ये तो ऐसे बहुत ही आसानी से मिल जाती। 450 गिरा है, 250 बढ़ा है, 30,000 के लेवल के फिर से ऊपर निकला। मजा आएगा, बढ़िया है। तो अभी जानकार क्या मान रहे हैं ये आपको बताएंगे। हालांकि आज के सत्र में उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिल रहा है और BT/STT कॉल्स होंगी, साथ ही साथ होगी स्ट्रैटेजी। एक्सपायरी से एक दिन पहले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक्सपायरी के दिन जहां पर बहुत ज़्यादा चांस होता है मुनाफा कमाने का, आप रणनीति कैसे बनाएं निफ्टी और निफ्टी बैंक पे, अनिल जी आपको बताएंगे। और साथ साथ जुबिलेंट लाइफ, ये आज ही नहीं पिछले कुछ दिनों में लगातार टूट रहा है, आखिर ये कमजोरी है क्यों, इस पर विशेष रूप से चर्चा होगी। और 1 अप्रैल ये तारीख बहुत नज़दीक है, बहुत बड़े बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, इनका आप पर असर क्या होगा इस पर चर्चा करेंगे। और आखिर में होगा बैन से बेनिफिट, यानी कि वो स्टॉक्स जो ठीक एक्सपायरी से पहले बैन लिस्ट में हैं, क्या वो बरकरार रहेंगे और नई एंट्री या फिर कौन से शेयर्स बाहर जा सकते हैं F&O बैन सूची से, इस पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कल के इवेंट्स देखते हैं, यानी कि ट्रिगर्स जो बाजार पर असर डालेंगे। बताने के लिए मौजूद हैं मानसी बताएं। जी बिल्कुल रजत, आज शाम यूएस के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आंकड़े आने वाले हैं, तो नंबर्स कहां पर आते हैं ये देखना बेहद ज़रूरी होगा। तो यूएस के इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा आज अहम है। साथ ही पावर फाइनेंस कंपनी की आज एक बोर्ड बैठक है जहां पर पूंजी जुटाने को लेकर सोच विचार होगा। साथ ही OFS को लेकर आज 2 बड़े इवेंट्स हुए हैं संस्थागत निवेशकों के लिए। आज से शीला फोम का OFS खुल चुका है, आज से लेकर 29 मार्च तक ये खुला रहेगा। तो आज से 29 मार्च तक ये एक इवेंट बना रहेगा। और साथ ही ICICI प्रूडेंशियल का OFS रिटेल निवेशकों के लिए आज ही खुला है। और साथ ही कल की बात करते हैं, कल महीने का आखिरी गुरुवार है, 28 मार्च है। मार्च सीरीज की एक्सपायरी सबसे बड़ा इवेंट है कल को लेकर। इसके अलावा बजाज इलेक्ट्रिकल्स की एक बोर्ड बैठक है जहां पर पूंजी जुटाने को लेकर सोच विचार होगा। और साथ ही इंडियन ओवरसीज बैंक की भी एक बोर्ड बैठक है पूंजी जुटाने को लेकर। और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने सिंह बंधुओं को कोर्ट में पेश होने के लिए कल ही की तारीख दी है। तो इस खबर के चलते फोर्टिस के शेयर पर खास नजर रखें, इस पर कोई एक न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो इस सुप्रीम कोर्ट पे सिंह बंधुओं की कोर्ट में पेशी होने जा रही है, फोर्टिस पर नजर रखनी होगी। लेकिन हाँ ठीक है, अब लेकिन वैसे फोर्टिस से लेना कुछ बचा नहीं है, लेकिन हमें किसी के साथ तो उन्हें जोड़ना ही है। अच्छा, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे बताया कि ICICI प्रूडेंशियल जो ऑफिस खुला हुआ वहाँ तो कमाल हो गया। इनफैक्ट कल के सत्र से आज देखें तो जोरदार रिकवरी देखने को मिल रही है। और ऊपर से बजाज इलेक्ट्रिकल्स जहाँ पर पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक है 28 मार्च तारीख, यानी कि कल, बजाज इलेक्ट्रिकल्स में भी आज के सत्र में अच्छा एक्शन देखने को मिला, गिरते बाजार। तो ICICI प्रू जो आज का हीरो भी था हमारा शेयर,
जहां आज सुबह सुबह हमने खरीदारी करने की राय दी कि जिस तरह से 4 गुना से ज़्यादा ये इसे रिस्पॉन्स मिला है इंस्टीट्यूशन से, और उसके अलावा जो फ्लोर प्राइस 300 की बात की जा रही थी उसके सामने कट ऑफ प्राइस 321 रुपये के आसपास आती हुई दिख रही है। शॉर्ट कवरिंग होगी और ज़बरदस्त होगी, और इसी के दम पर 10% स्टॉक भागते हुए नजर आया है। अब यहाँ से क्या किया जाए, आइए एक्सपर्ट्स को करते हैं शामिल। हमारे साथ 2 मेहमान तो दिल्ली में हैं, राकेश जी और कुणाल जी, पूना में भी हैं हमारे साथ किरण जी, और कोलकाता से हमारे साथ हैं सिमी जी। आप सबका स्वागत है। तो चलिए सिमी जी, आप बताइए, ICICI प्रू इस वक्त कोई ट्रेड बनता है? देखिए अनिल जी, वॉलेटिलिटी काफ़ी है और मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक का है अभी 350 के आसपास है और 350 के ऊपर इसमें फ्रेश ब्रेकआउट दिख रहा है डेली चार्ट में। तो मुझे लगता है कि कॉन्ट्रेरियन होके यहाँ पे ख़रीदा जा सकता है। एक स्टॉप लॉस 340 335 के नीचे लगाएंगे, क्योंकि इस जो ब्रेकआउट मैं देख रही हूँ 350 के ऊपर, वो ब्रेकआउट अगर सस्टेन करेगा तो मुझे लगता है कि 40-50 पॉइंट का रैली बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है। एक ही दिन में नहीं, हो सकता है कुछ मतलब 4-5 ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक 380 से 390 तक जा सकता है। 350 के ऊपर क्लोजिंग देना इम्पॉर्टेंट है और कल भी सुबह 350 के ऊपर मेंटेन करना भी इम्पॉर्टेंट है। अभी 346-45 के आसपास है, थोड़ा सा वॉच करेंगे, पर ये स्टॉक एक ब्रेकआउट देने वाला है। अभी मार्केट के साथ साथ ये भी नीचे आ गया है, पर वॉच करेंगे और मुझे लगता है कि आखिरी टाइम में शायद कैरी करके ही ले जाएंगे कुछ ट्रेडिंग सेशन के लिए। लेकिन कुछ स्टॉक्स जिस पे हम चर्चा कर रहे थे उसमें बजाज इलेक्ट्रिकल्स का नाम भी शामिल था। पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक है कल 28 मार्च तारीख इस दिन। तो अच्छी तेजी में है, अब दिन के उच्चतम स्तर पर कामकाज कर रहे हैं और बाजार है दिन के निचले स्तर के करीब। कुणाल जी नमस्कार, बताएं सर बजाज इलेक्ट्रिकल्स का स्ट्रक्चर क्या बता रहा है? देखिए जिस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर है रजत, आज हम इसमें अच्छी तेज़ी देख रहे हैं और मुझे लगता है कि तेज़ी कायम रहेगी। स्ट्रक्चर ठीक ठाक है, 555 रुपये का भाव चल रहा है। इसमें एक स्टॉप लॉस रखा जाना चाहिए और स्टॉप लॉस रखें इसमें 540 रुपये के आसपास। मुझे लगता है कि 575 तक का एक मूव डेफिनेटली बजाज इलेक्ट्रिकल में देखने को मिलेगा, तो बाय करने की और होल्ड करने की राय है। 575 का लक्ष्य होगा, 540 पर रखें स्टॉप लॉस। चलिए, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो बाजार खुलने के बाद जिन पे इम्पैक्ट आया खबरों का, वो बताने के लिए देवांशी इसमें मौजूद है न्यूज रूम से। देवांशी बताएं कौन से स्टॉक्स और क्या असर देखने को मिला? बिल्कुल, आज सबसे पहले कैडिला हेल्थ केयर, तो यहाँ पे जो खबर है वो थोड़ी सी नेगेटिव आती हुई दिखी है। कंपनी के जो अहमदाबाद यूनिट है यहाँ पे US FDA की जांच हुई थी मार्च में, 18 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच में। वहाँ पे एक आपत्ति कंपनी को जारी होती हुई दिखी है। लग रहा है कि यहाँ पे जो आपत्ति जारी की है वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। इसके अलावा एलेम्बिक फार्मा टेडाफिल दवा को US FDA से मंजूरी मिली है। साथ ही डॉक्टर रेड्डीज़ को भी इस दवा के लिए मंजूरी मिली है और कैलिस दवा को जेनरिक दवा भी कंपनी यहाँ पे लॉन्च करती हुई दिखेगी। तो ये कुल 2 दवाएं जो कंपनी US मार्केट में यहाँ पे लॉन्च करेगी। ल्यूपिन के लिए खबर थोड़ी सी पॉजिटिव है। पुणे के जो बायोटेक प्लांट है वहाँ से यूरोपियन यूनियन से गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का सर्टिफिकेट कंपनी को मिलता हुआ दिखा है, जो अच्छी खबर है। साथ ही अदानी पोर्ट्स का काउंटर भी फोकस में रहेगा। कंपनी ने ऑलरेडी 200 मिलियन टन का जो टारगेट था वो पूरा कर दिया और अब 2025 तक यहाँ पे जो ये है वो अपना लक्ष्य बढ़ा दिया है। कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी जो है कंपनी वो अपनी दुगनी कर देगी। 400 मिलियन टन की कैपेसिटी यहाँ पे आती हुई दिख सकती है। और साथ ही आज टाटा पावर का काउंटर भी फोकस में रहेगा, क्योंकि महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी कमीशन से कंपनी को एक यहाँ पे PPA के लिए मंजूरी मिली है। 700 मेगावाट के PPA के लिए कंपनी को मंजूरी मिल चुकी है, ये पॉजिटिव है। और आखिर में आप बड़े सौदे की तरफ नज़र कर लेते हैं। सबसे पहले यूनाइटेड ब्रिवरीज करीब 2.8% इक्विटी के लिए आज बड़ा सौदा होता हुआ दिखा है और सोर्सेस मानते हैं कि हेनिकेन ने ये जो हिस्सेदारी है वो खरीदी है करीब 1391 के लेवल्स के आसपास। कृदान इंफ्रा 8.8 लाख शेयर्स का यहाँ पे बड़ा सौदा होता दिखा है और PNB 10 लाख शेयरों का आज सौदा हुआ है 93 रुपीज़ 40 पैसे पर। तो ये कुछ ऐसी ब्लॉक डील्स जहां पर स्टॉक प्राइस पे इम्पैक्ट आता हुआ नजर आया। पंजाब नेशनल बैंक तो वैसे भी पिछले कुछ दिनों से अच्छी हरकत में और आज भी आधे फीसदी के गेंस के साथ कामकाज कर रहे हैं। 93 के लेवल के आसपास मुनाफा वसूली जरूर हुई है ऊपरी स्तरों पर, लेकिन आज ये बैंक से बाहर भी निकला है, पर वोलेटाइल था मार्केट, ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया। ये तो बैंक निफ्टी की तरह ऊपर से नीचे आया, लेकिन हाँ अभी भी आधा % मजबूत तो है। करेक्ट। अच्छा, लेकिन जो मजबूत है वो आज PSU बैंक ने, वो तो येस बैंक है। सिर्फ आज निफ्टी बैंक को जो जितना भी मूव आया था निफ्टी बैंक, अगर एक स्टॉक की बात करें तो वो है येस बैंक, जो बचाने में कामयाब हो रहा है। बहुत स्ट्रांग मूव। अभी भी देखिए मार्केट गिरी, लेकिन इसमें इतनी गिरावट नहीं देखने को मिली, 264-265 के लेवल पे। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले एक बिगुल की तैयारी कर लीजिए। बिगुल अभी शो की शुरुआत में, बिल्कुल शो की शुरुआत में चार्ट कॉर्नर का बिगुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए।
बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पे बिकवाली की राय है डाबर में। डाबर कंटिन्यूसली मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा है, एफएमसीजी स्पेस को अंडर परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ पर कुणाल जी के पसंदीदा पैटर्न से यहाँ पर ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर एक्सपायरी के नजरिए से डाबर एक परफेक्ट सेलिंग कैंडिडेट बनता है। यहाँ पर बेच के चलें। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, जो पैटर्न यहाँ बना है इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, जो कि इसके डेली चार्ट पर अभी कंप्लीट हुआ है। 420 रुपए के अहम स्तर के नीचे ब्रेकडाउन आया है, और अगर आज 420 के नीचे क्लोज आता है तो पैटर्न के आधार पर जो टारगेट है वो 390 रुपए का बनता है। 390 का लक्ष्य होना चाहिए। इन स्तरों पर डाबर को बेचें अग्रेसिवली। यहां पर स्टॉप लॉस रखना है 422 रुपए का। पहला लक्ष्य 408 रुपए का और दूसरा 400 रुपए का होगा। 390 इसका इवेंचुअल टारगेट है, लेकिन क्योंकि हम 2 दिन का ट्रेड दे रहे हैं तो 400 रुपए इसका हम टारगेट रख रहे हैं। 408 पहला टारगेट है। 422 पर स्टॉप लॉस रखकर डाबर शॉर्ट करना है। तो 422 ये लगा लीजिए आप एक स्टॉप लॉस। अभी फिलहाल 0.3% के आसपास की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन जो टारगेट्स है वो नोट कीजिए। यहाँ पे पहला टारगेट है 408 का, दूसरा टारगेट 400। इन 2 टारगेट्स के लिए आप डाबर पे ऊपरी स्तरों पर जो मुनाफा वसूली है उसका फायदा उठा सकते हैं, बेच कर चल सकते हैं। लेकिन जो बाजार पर दबाव बना रहा है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। एक बार चार्ट दिखाइए इंट्राडे का, जो यानी कि आज का ही जो चार्ट है वो दिन के निचले स्तर पर दिखाई देगा। राकेश जी, कुछ सीरियस कंसर्न है क्या? ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया स्टॉक और अब ये बाजार के साथ साथ टूट रहा है 1348 के जोन पे। क्या करें RI पे? देखिए रजत, टेक्निकली तो कोई सीरियस कंसर्न नहीं है। एक नॉर्मल मार्केट के साथ की करेक्शन लगती है। मार्केट के साथ चल रहा था, एक पीछे सपोर्ट भी दिया था। मेरा ऐसा मानना है थोड़ा समय देना चाहिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को। नीचे में 1330 1335 से एक इमीडिएट सपोर्ट है। देखते हैं कि 1330 1335 के लेवल्स टूटते हैं कि नहीं टूटते हैं। अगर वो टूटते हैं तब स्टॉक में एक शॉर्ट टर्म में एक पेन देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ डाबर के साथ साथ एक दूसरा स्टॉक जो टूटा है वो है वोडा आइडिया। यहाँ पर लगभग 4% के आसपास का कुल मिलाकर आज इंट्राडे में नेगेटिव मूव है। लेकिन ये तो जिस दिन से इन्होंने ऐलान किया राइट्स इशू का तब से 12-13% तो गिर चुका है। ये तब से लगातार गिरा है। थोड़ा सा लंबा चार्ट देखिए, 7 दिन का 10 दिन का चार्ट दिखाएंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से स्टॉक में लगातार मुनाफा वसूली बिकवाली आती हुई दिख रही है। कहीं रुकने का, ये देखो कैसी फिसल पट्टी बनी है ना। 12-12.5 रुपए के आसपास डिफरेंशियल बहुत ज़्यादा है। इस कारणवश यहाँ पर तेज़ी की उम्मीद छोड़ दें, मतलब इतनी ज़्यादा तेज़ी बनेगी नहीं स्टॉक में ऐसा। एक्स राइट उसका भाव लगभग 18-20 रुपए के रेंज में आ जाता है। ओके, तो इस वजह से धीमे धीमे स्टॉक एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को नीचे आता हुआ दिख रहा है। कई बार यही कि ज़्यादा आप डिस्काउंट में दो तो भी तकलीफ है, कम डिस्काउंट में दो तो लोग लेंगे नहीं। मतलब कंपनी करे तो क्या करे, वैसा हाल है। किरण जी ज़रा देखिए चार्ट्स इसके, वायदा कारोबार के डेटा भी देख लीजिए, क्या करना है। नहीं, मुझे लगता है आइडिया तो चार्ट पैटर्न बहुत खराब है, तो मेरा मानना है कि इधर से नीचे ही देखने को मिल जाना चाहिए। हालांकि लास्ट जो पैनिक बॉटम था जनवरी में, वो उसका लो और आज का लो एक ही है। तो 28.50 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर ये निकल जाता है तो फिर वापस एक बार बिकवाली हावी होती नजर आएगी। तो मेरा मानना है कि वो देखना चाहिए कि हमें 28.50 ट्रिगर करता है क्या नहीं करता है। पर अभी के लिए तो मैं अवॉइड लिस्ट में रखूंगा, हालांकि वीक चार्ट स्ट्रक्चर। अच्छा, जो सीरीज के कुछ अच्छे चढ़ते स्टॉक हैं उसमें एक नाम है बाटा, और आज भी गिरते बाजार में कुछ बहुत बड़ा असर बाटा के स्टॉक पे नहीं देखने को मिला। इनफैक्ट निचले स्रोत से जो गिरावट आई थी बीते कुछ आधे एक घंटे में, वहां से भी रिकवरी ही देखने को मिल रही है स्टॉक में। 1380। कुणाल जी देख के बताएं, स्ट्रक्चर बाटा पे अभी बेट लगाई जा सकती है, एक दिन बचा एक्सपायरी से पहले। देखिए, मुझे लगता है कि एक फ्रेश ब्रेकआउट, रजत जैसे आपने अभी फरमाया, मुझे लगता है कि एक फ्रेश ब्रेकआउट बाटा में आता हुआ नजर आ रहा है। बाटा में हम कई बार खरीदारी की राय दे चुके हैं और लगातार ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। फ्रेश ब्रेकआउट 1380 रुपये 1350 रुपये के ऊपर आता हुआ दिख रहा है। 1375 रुपये का भाव है। मुझे लगता है कि एक्सपायरी तक भी और उसके बियॉन्ड भी मुझे लगता है कि इसमें और तेजी बनेगी। तो रोल ओवर करने में भी हर्ज नहीं है। जिनके पास बाटा में लॉन्ग पोजीशन है होल्ड करें, नई लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं तो 1350 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें, क्योंकि अनचार्टेड टेरिटरी में है, कोई लक्ष्य नहीं दिया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है और ऊपर के लेवल्स बाटा में देखने को मिलेंगे। टाटा पार, अभी थोड़ी देर पहले देवांशी बता रहे थे कि महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन से इनको 5 साल के लिए एक पीपी की मंजूरी मिली है। 700 मेगावाट का ये पीपी है। आज स्टॉक में शुरुआती सत्र में तो अच्छा एक्शन था, लेकिन बाजार के साथ साथ फिसल गया ये। अब 71, 75, 71, 80 के जोन्स पे कुणाल जी बताएं क्या करना चाहिए।
देखिए आज अगर आप सारे ही पावर स्टॉक्स को देखें तो ऊपरी स्तरों से नीचे आए हैं। टाटा पावर भी ऊपर से नीचे आता हुआ दिख रहा है। ग्राउंडिंग टॉप पैटर्न भी इसके डेली चार्ट पर बन रहा है। रजत, तो खरीदारी की कोई जल्दबाजी नहीं है। जिनके पास पोजीशन है उनको एक स्टॉप लॉस 71 पर रख लेना चाहिए। 71 का लेवल जैसे ही फ्यूचर में काउंटर पार करेगा, इसमें गिरावट वापस से हावी हो जाएगी और फिर आपको 68 रुपए का भाव भी आता हुआ दिखेगा। तो 71 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर लें और उछाल में निकलने का प्रयास करें। लेकिन कुछ एक्शन वाले स्टॉक जहां पर आज अच्छी तेजी, उसमें एनबीएफसी ये एक ऐसा तबका है जहां पर आज जोरदार तेजी देखने को मिली। और एक सुबह फास्ट मैंने कॉल थी चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट। आज सुबह मैं देख रहा था काफी जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट बनकर आया है उस चोला में। चोला में देखिए 8% ओपन इंटरेस्ट बना और स्टॉक 4 पर फास्ट मनी में था। सुबह फास्ट मैंने आप कॉल क्यों? जो आप देख सीरीज का डेटा देखिए, सीरीज का डेटा बहुत पॉजिटिव है। अच्छा? हाँ, अच्छा था, स्ट्रक्चर बहुत बेहतर और अच्छी भी इसने खराब बाजार में इतना मजबूत है। ये तो इस मंथ का फ्यूचर है जहाँ पर अच्छा इसी मंथ के फ्यूचर में 4%। ठीक, 4% कमाल कर लेते। अंदर की बात बताओ कैसे लिया अंदर की कुछ बात बताओ। ऐसे एनबीएफसी में खरीदारी हो रही है जिसमें रेपको होम इस सीरीज का 37% का रिटर्न दिया रेपको होम ने इस सीरीज में 37%। चोला इन्वेस्टमेंट मैंने आज बड़ा मिस कर दिया इसको, क्योंकि सुबह मैं इसको सोच रहा था कवर किया जाए और रिकमेंड किया जाए। और क्यों वो बताता हूँ, क्योंकि चोलामंडलम में एक ब्लॉक डील लगी थी सुबह सुबह। उस ब्लॉक डील पे मेरी नज़र थी। चोलामंडलम और श्रीराम ट्रांसपोर्ट, दो स्टॉक में ब्लॉक डील्स हुई थी आज, तो फिर मैं मिस कर गया। श्रीराम ट्रांसपोर्ट भी देखिए बाद में ब्लॉक डील के बाद वो स्टॉक भी काफ़ी तेज़ी से भागा था और चोला में भी वैसा ही होता हुआ देखिए। श्रीराम ट्रांसपोर्ट में 1200 रुपये के आसपास ब्लॉक्स लगे, देखिए 1250 का भाव है। और श्रीराम ट्रांसपोर्ट की तो ब्लॉक डील की मुझे टाइमिंग भी समझ में आ रही है, और वो है आप देखिए 9:18 के आसपास, 9:21 के आसपास, 24 मिनट। देखिए वहाँ से जो स्टॉक भागा है तो बड़ा मिस हो गया। दक्षिण भारत की दोनों ही ये वो कंपनियां हैं जो बड़ी तेजी से भाग रही। तो इस बार तो ये देखिए कि आप एक तो सरकारी बैंक से सीरीज का फ्लेवर था और दूसरा था एनबीएफसी जिसमें बहुत स्मार्ट रिकवरी और बहुत स्मार्ट गेंस मिले। एनबीएफसी जिस पे भरोसा बहुत कम था पिछले सीरीज में, वही स्टॉक्स कमाल कर रहे हैं इस सीरीज में भी। अब श्रीराम ट्रांसपोर्ट और साथ ही साथ ये चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट दोनों पर राय ले ली जाए तो कुणाल जी आप बताएं श्रीराम ट्रांसपोर्ट और साथ साथ राकेश जी आप बताएं चोला इन्वेस्टमेंट पे क्या करना चाहिए। देखिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट की बात करें पहले रजत, तो आज एक ब्रेकआउट आते हुए नजर आ रहा है और ये डे हाई पर ट्रेड कर रहा है मुझे लगता है, और ऊपर के लेवल्स आएंगे, लेकिन एक रेजिस्टेंस दिख रही है और ये रेजिस्टेंस लगभग 1300 के आसपास यानी कि 1290 के रीजन में है। तो 1290 पार होते ही इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट आएगा और फिर मुझे लगता है कि इसमें 1350 1400 के लेवल्स भी आते हुए दिखेंगे। 1290 के ऊपर नहीं खरीद करनी चाहिए, लेकिन जिनके पास है वो होल्ड करें और 1212 का स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है कि जैसे ही 1300 पार होगा बड़ी तेजी बनेगी। और राकेश जी दूसरा स्टॉक जो है चोला इन्वेस्टमेंट, उस पे आपकी राय? देखिए रजत, काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल रुझान है इस पे। मैंने और कुणाल जी ने 1350 के अराउंड रिकमेंड भी किया था इस स्टॉक को, और इसमें एक बड़ा एक टारगेट 1500 का दिया था। जिस तरीके का टेक्निकल रुझान है मुझे लगता है अभी भी स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए। अगर हल्की फुल्की करेक्शन में आपको स्टॉक 1428 1430 के अराउंड मिलता है तो खरीदारी करके चलना चाहिए। ऊपर में 1495 1500 के भाव देखने को मिल सकते हैं, बट खरीदारी 1428 1430 के अराउंड करें और 1400 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। जब आप एनबीएफसी की सारी बात करें तो एक एनबीएफसी में याद दिला दूं आपको, जीवन ना। मैं तो ये देख रहा हूँ एनबीएफसी में खरीदारी जो दिन भर स्ट्रॉन्ग थे वहीं पर ही तेजी बनी। अब मेरी तो कोई चीज़ याद रखती नहीं है नहीं, कल इसी शो में कल के 2000 में एक स्टॉक बताया था एनबीएफसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। सुबह से बहुत स्ट्रॉन्ग था इनफैक्ट वो। अच्छा ये सुबह मुझसे कैसे मिस हो गया ये स्टॉक? 425 3% मजबूत है आज और ओपन इंटरेस्ट भी 33% बढ़कर आया है। तो जबरदस्त तेजी के साथ ये कर रहा है कारोबार। अब एग्जैक्टली कल किस लेवल पे मैंने बताया था वो तो अब ध्यान से, लेकिन मेरे ख्याल से 415 रुपये के आसपास के टारगेट दिए थे जहाँ तक मुझे याद है, हल्का फुल्का। 407। हाँ उसके तो काफ़ी ऊपर निकल गया। तो जरा किरण जी M&M फाइनेंस पे अपनी राय दीजिए। अगर किसी के पास है तेजी की पोजीशन तो प्रॉफिट बुक करें, वेट करें, क्या करना चाहिए? नहीं, जो चार्ट पैटर्न है काफी स्ट्रांग है अनिल जी, और मेरा मानना है कि होल्ड करके ही चलना चाहिए। अभी के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 417 का, 424.50 पे ट्रेड कर रहा है, और कल तक के लिए मेरा मानना है कि 435 के लेवल सबको देखने को मिल जाने चाहिए। चलिए तो तेजी बन सकती है एक अच्छे एक्शन में M&M फाइनेंस होता हुआ नजर है। अब एनबीएफसी की बात चल चुकी है तो जीवन इस स्टॉक में भी अब अच्छा एक्शन बीते 15-20 मिनट देखने को मिला है। लेकिन शर्मिला जी एनबीएफसी फ्लेवर हो गया मार्केट का, ये जो फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं और एनबीएफसी बैंकिंग, यही कुछ ऐसे अब
मोमेंटम टिल इलेक्शंस देखने को मिलेगा या फिर कुछ हो सकता है कि बहुत तेजी के बाद कुछ सेक्टोरल रोटेशन होती हुई नजर आए? एक्चुअली बहुत सरप्राइजिंग है कि जिस तरह से रैली हुई है बैंक्स और एनबीएफसीज में, क्योंकि एक 5-6 महीने पहले ऐसी स्थिति थी कि कोई इनको हाथ ही नहीं लगाना चाहता था जिस तरह के कंसर्न से, स्पेशली आफ्टर दैट होल हाउसिंग फाइनेंस इशू। तो ये बहुत इट्स लॉट ऑफ इट इज़ ऑल्सो रिलीफ, लॉट ऑफ इट इज़ ऑल्सो पीएसयूज में जिस तरह के लेवल्स है। तो आई थिंक इतना जल्दी तो फिजल आउट नहीं होगा जिस तरह से रैली हो रहा है। और क्योंकि प्राइवेट बैंक्स में जिस तरह से कंसर्न्स पीछे छोड़े हैं, नया चैप्टर चालू हुआ है जैसे सभी प्राइवेट बैंक्स के लिए, वेदर इट्स आईसीआईसीआई, एक्सिस, येस बैंक, तो उनमें तो बढ़त है ही। और नाउ एनबीएफसीज आर आल्सो स्लोली जॉइनिंग द फ्रे। आई वुड कंप्लीटली अग्री ऑन महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल, जिस तरह से मैनेजमेंट ने कहा है कि उनके स्पेस में कम डिस्टर्बेंस है और शायद यानी जो पिछले साल का जो क्वार्टर था उतने शायद उनकी बढ़त नहीं हो, बट इन कंपैरिजन टू क्वार्टर ऑन क्वार्टर ठीक ठाक ही उनकी ग्रोथ रहेगी। सो आई थिंक ऑल थिंग्स पुट टुगेदर, आई थिंक थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा वेयर एनबीएफसीज इज कंसर्न, लेकिन थोड़े जो स्टॉक्स है जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस है या द बजाज फाइनेंस ट्विन्स और स्टॉक्स लाइक दैट, उनमें हम देखेंगे कि शायद रैली कंटिन्यू कर सकती है। कुछ और स्टॉक जहां पर एक्शन तेज है उसमें आईडीएफसी और आईडीएफसी बैंक दोनों ही दिखाई है आज एक्शन में है। ये पूरा ही स्पेस तो ये बैंकिंग और साथ साथ एनबीएफसी स्टॉक्स का फायदा उठा रहा है, आईडीएफसी और साथ साथ आईडीएफसी बैंक दोनों ही स्टॉक्स। किरण जी एक बार देख के बताएं, ऐसा स्ट्रक्चर दोनों का ही देख के बताएं क्या करना चाहिए आईडीएफसी बैंक में या फिर आईडीएफसी में? आईडीएफसी बैंक जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है वो मुझे ज्यादा पसंद आती है। मुझे लगता है कि आईडीएफसी फर्स्ट में आपको अच्छी खासी मूव देखने को मिल जानी चाहिए। अभी करीबन 53-54 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और अगर हम पोजिशनल ट्रेड लेते तो इधर से मेरा मानना है कि ये स्टॉक आपको 58-59 के लेवल्स अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में दिलाता नजर आ जाना चाहिए। रजत जी एक बार बिगुल बजाओ, मेरा भी बीटीएसटी का कॉल आ रहा है। अरे बिल्कुल तैयार है बिगुल, बीटीएसटी का बिगुल किरण जी के लिए। बताइए किरण जी। उज्जीवन खरीदना है और आपका स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 336 का, 4 रुपए के रिस्क है। मैं कैश लेवल्स की बात कर रहा हूं। आज के लिए टारगेट्स करीबन 347-348 के देखने को मिल जाने चाहिए। 347, 348, 341 के आसपास कर रहा है ट्रेड, यहाँ पर खरीद लीजिए। 336 का स्टॉप लॉस लगाइए। 347 यानी कि 347 यह है टारगेट ऊपर की तरफ उज्जीवन के लिए आज और कल। BTSTT बाय टुडे सेल टुडे और टुमारो, आज ही बिक गया तो बेस्ट है, आज नहीं तो कल तो है ही। 347 के टारगेट के लिए यहाँ पर करनी है आपको खरीदारी। ओह सारी सिर्फ एनबीएफसी गजब चल रही हैं। अब जब जीवन हो रहा है तो साथ साथ इक्विटास पे भी एक व्यू ले लेते हैं। ले लीजिए। हाँ, एक मोमेंटम में इस समय पूरा ही स्पेस तो हो सकता है कि यहाँ पर रिटर्न पोटेंशियल ज़्यादा बनता हुआ नजर आए। फिलहाल है 135 के जोन्स के आसपास, ये भी दिन के उच्चतम स्तर पर रिकवरी अभी भी फिर से देखने को मिल रही है स्टॉक में। कुणाल जी बताएं क्या किया जाए इक्विटास होल्डिंग्स पे? देखिए इक्विटास और उज्जीवन साथ चलते हैं रजत, और मुझे लगता है कि इक्विटास में भी 130-35 के आसपास बड़ा सपोर्ट है और वहीं से बाउंस होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है 140 तक जाएगा तो इक्विटास को भी बाय करें इन स्तरों पर। स्टॉप लॉस आज के डे लो पर 132 रुपए पर रखें, पहला लक्ष्य 140 का, और ये 140 पार हुआ तो फिर 145 का। तो ओवरऑल जो मोमेंटम है वो सारे ही एनबीएफसी स्टॉक्स में इक्विटास को भी बाय कर सकते हैं। ओके, इक्विटास में भी कर सकते हैं आप खरीदारी, ये है मोमेंटम। ये पहुंचा दिन के उच्चतम स्तर पे इक्विटास 135-70, 136 के जोन्स पे, और ये दिन के उच्चतम स्तर पे स्ट्रॉन्ग मूव, दिन के निचले स्तर पे मार्केट। तो ये इक्विटास उज्जीवन यानी कि ये जो माइक्रो फाइनेंस से जुड़ी जो कंपनियां हैं वहाँ पर हो सकता है कि मोमेंटम अभी देखने को मिले। तो एक्शन में रहेंगे अगले 10-15 मिनट तो एटलीस्ट, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। दोनों ही स्टॉक दिन के ये तो 342 के लेवल तक पहुँच गया उज्जीवन, तो अच्छा मूव देखने को मिल रहा है इस समय स्पेस में, सही दौड़ लगा रहा है। चलिए तो नज़र रखिए इन तमाम स्टॉक्स पे। कुछ और एक्शन वाले स्टॉक्स फिर से बैंकिंग सामने आ रहे हैं और खासतौर सरकारी बैंक्स फिर से चल रहे हैं। इस पे इलाहाबाद बैंक ये अच्छा प्रदर्शन करके गया है इस पूरी सीरीज में। किरण जी देख के बताएं इसका स्ट्रक्चर। इलाहाबाद बैंक लग रहा है मूव अभी पॉजिटिव या फिर मुनाफा वसूली कर ली जाए जिनके पास भी शेयर्स हो? इलाहाबाद बैंक में मेरा मानना है कि कोई ऐसी खास मूव नहीं देखने को मिल रही है। अगर मुनाफा हो रहा हो तो निकल यानी बुक कर ले प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट में तो बुक कर ले, से होता किसके पास से ज्यादा। बैंकिंग से बाहर एक स्टॉक आया वो है स्पाइस जेट। एक बार स्पाइस चला है आज, अभी चला है। एक बार फायर कीजिए स्पाइस जेट का चार्ट। 3% मजबूत है।
मेरी भी जस्ट थोड़ी देर पहले नजर पड़ी, देखिए मैंने अभी डाला ही था। आप कैश के स्टॉक्स अभी ट्रैक कर रहे हो? ना, मैं करता हूँ, कम करता हूँ, मतलब आपकी महारत ज़्यादा है उसमें, इसलिए फिर मैं छोड़ देता हूँ। मैंने जो कम आता है उसकी तरफ क्यों दिमाग लगाएं। एक बार मैं जेट भी देख लूँ साथ साथ, जेट भी जेट देखना है बहुत- मजबूत 2% 3.5%। स्पाइस जेट पिछले 15 मिनटों में ही चला है, 95 के पार निकला। तो एक बार पूछते हैं, ये राकेश जी बताएं, ये 95 के लेवल के ऊपर निकला है, बाइंग हो सकती है, सीएस बाइंग यानी कि बढ़ सकता है 100 के जोन्स के आसपास, खरीद लिया जाए इन लेवल्स पे? बिल्कुल रजत, खरीदना चाहिए। टेक्निकली एक बड़ा ब्रेकआउट 90 रुपए के ऊपर आते हुए देखा था, और आज के सत्र में देखें तो एक पॉजिटिव क्रॉसओवर यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्पाइस जेट के अंदर। और टेक्निकली रजत एक अच्छा बाइंग कैंडिडेट है। स्टॉप लॉस यहाँ पे 91 रुपीज़ का लगाना चाहिए, और टेक्निकली ये स्टॉक रजत 112 113 तक ये शॉर्ट टर्म में जाने का पोटेंशियल रखता है स्पाइस जेट। ओके, तो स्पाइस जेट में 100 ही नहीं 112 113 बड़े टारगेट दे दिए मंसल जी ने। रजत जी खुश हो जाइए। खुशी की तो बात है, कैश का स्टॉक है तो टारगेट भी बड़े ही चाहिए थे। ठीक है, इनफैक्ट बैन में जो आ गया जेट, उसमें क्या करना है? लगे हाथ, जब एविएशन की बात चल रही तो किरण जी इसके बारे में बता दीजिए आप। जेट एयरवेज होल्ड करना चाहिए, बैन में है, शॉर्ट पोजीशन ट्रैप हो चुके हैं ऐसा मेरा मानना है। तो इधर से अगर आपकी पोजीशंस है तो होल्ड करने चाहिए। आपको आते दिनों में करीबन 300 के लेवल के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए, और 3-4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद वापस एक बार एक अच्छी मूव आएगी। जो गैप से निकला है, रनअवे गैप्स कहते हैं उनको, वो बहुत अच्छी बात होती है। जो शॉर्ट्स है वो बिल्कुल ट्रैप हो चुके हैं। शर्मिला जी, जेट पे राय दीजिए इन तमाम खबरों के बीच। तो जेट खरीदना है कि अब संकट से उबर जाएगी और इस हिसाब से भाव से बुरा नहीं है, या फिर स्पाइस जेट और इंडिगो? कैनरा शेयर वन, एक आज सुनील संघानिया का एक ट्वीट था, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट ट्वीट, लेकिन कुछ इस लाइंस पे था कि एतिहाद इज एग्जिटिंग द स्टॉक एट 150। हाँ, वो लेंडर्स 1 रुपए पे 1 रुपए में ले रहे हैं और इन्वेस्टर्स ले पब्लिक रहे हैं 280 में ले रही सो है। व्हाट समबडी विल बी राइट। तो आई थिंक यही बात है, यू डोंट नो कि अब ये कहाँ जाएगी स्टोरी, क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटीज अभी भी है। सो वन होप्स कि जो लोग 280 पे ले रहे उनको यहाँ से पैसे बने। नहीं, लेकिन उसमें 2-3 चीज़ें, वो बात सही है। सुनने पढ़ने में वो ट्वीट अच्छा लगता है, लेकिन 1 रुपए में लेंडर तो इसलिए ले रहे हैं कि उन्होंने पैसा उधार दे रखा है पहले से। यस, बट समबडी इज रेडी टू एग्जिट इट एट 150, जिनके पास काफी 150 की बात एहतियात की काफी टाइम से हो रही है, Yeah. लेकिन किसको पता वो 150 में बेच ही रहे। नहीं, उन्होंने never ऑफर know. किया है। सो अब पता नहीं, वो भी एग्जैक्टली ऑफिशियल इतनी नहीं। अनसर्टेनिटी है, वी डोंट हाँ, नो। तो आज की तारीख में हमें मालूम ही नहीं है 1500 करोड़ किसी लेंडर को किसी इन्वेस्टर को लाने हैं टू बी पार्ट ऑफ द जेट एयरवेज डील गोइंग अहेड। तो वो इन्वेस्टर तो सामने आए पहले कि किस तरह का इन्वेस्टर है, कौन मैनेजमेंट रहेगा, तब जाके एक्चुअली कोई फंडामेंटल राय बनेगी। उसके साथ साथ ऐसी स्थिति हो रही है कि ब्रेंट क्रूड इज गोइंग अप। अब रिपोर्ट्स आ रही है कि क्रूड शायद तो $75 आप वो ले लो ना दूसरा, स्पाइस जेट या इंडिगो, कुछ तो लो। नहीं, बिकॉज क्रूड इज गोइंग अप, ऐसे माहौल में तो कोई एविएशन को हाथ ही नहीं लगाना चाहिए। अगर $75 क्रूड जाता है तो वैसे भी लॉस हो रहा था। अगर एयरलाइंस बंद होगी तो आप ट्रेवल कैसे करेंगे? कल हमने हमारे एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी जी ने इंटरव्यू किया था वित्त मंत्री जी का, हाँ। और उनको ये सवाल जेट पे भी पूछा था कि आपने जेट का ये जो बेल आउट प्लान किया है, तो उनका ये कहना था भाई कि देखिए अल्टीमेटली आपको एरोप्लेन तो चाहिए ना। अगर जेट बंद होता है तो इतनी बड़ी एयरलाइंस बंद होगी, लोगों को इधर से उधर जाना है, कैसे चलेगा काम? एक एक करके अगर ऐसे एयरलाइंस बंद होती रही तो वो बचाना भी बहुत ज़रूरी था। तो चलिए फाइनली जेट बच तो जाएगा, ये तो अभी लग रहा है, और वो भाव में भी दिख रहा है 280 में। लेकिन एक इंटरेस्टिंग खबर है जिस पर हम आपको कुछ रिसर्च बताने वाले हैं, और वो है सेबी FPI यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के निवेश की सीमा में बढ़ोतरी कर सकती है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्यों कर सकती है, कितनी कर सकती है, और इसका फ़ायदा किस किस को मिलेगा, कौन सी कंपनियां फोकस में रहेगी, कौन इसका फ़ायदा उठा सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। खासतौर से जब विदेशी निवेश की बात हो, फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात हो और डॉलर आने की बात हो, तो किसको ये सब फ़ायदा होगा, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ है। आशीष, बताइए क्या रिसर्च किया आपने? अनिल जी, सभी विचार कर रहा है कि FDI और FPI की जो लिमिट है इसे समान कर दिया जाए। रिटायर्ड डेप्यूटी गवर्नर HR खान ने रिकमेंडेशन दी है सेबी को कि दोनों की जो सीमा है उसे 1 कर दिया जाए। इससे 2 बड़े फायदे होंगे। सबसे पहला, जो कंपनियां उनको पूंजी जुटाने में फायदा होगा। दूसरा, देश में विदेशी निवेश बढ़ेगा। मौजूदा जो FDI लिमिट है वो मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर्स में 100% है, लेकिन आप FPI लिमिट की बात करें तो अभी भी 24% पे कैप किया हुआ है। इसमें एक्सक्लूजन है
बैंक्स और एनबीएफसीज में आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो जो एफडीआई लिमिट है वो 49 से 100% है और एफपीआई लिमिट भी सेम हो गई। तो बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि उन कंपनियों का क्या जिनके प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है, क्या वहां पर जबरन टेक ओवर का खतरा है? तो इस जो रिकमेंडेशन में इस चीज का भी ख्याल रखा गया है। एचआर खान ने ये कहा गया है कि जो कंपनी है उनको अलाउ किया जाए कि वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें और एफपीआई लिमिट जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर एक कैप लगा दिया जाए। अगर ये जो प्रस्ताव है ये पारित होता है तो सबसे ज्यादा फायदा उन सेक्टर्स में होगा जहां पर एफडीआई लिमिट और एफपीआई लिमिट में अभी भी गैप है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, फार्मा है, पार है, होटल एंड टूरिज्म, ऑयल एंड गैस, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, यहाँ पर 100% एफडीआई लिमिट है लेकिन एफपीआई अभी भी 24% है। सिमिलरली 74% लिमिट के साथ एयरपोर्ट्स, ब्रॉडकास्टिंग, माइनिंग, सैटेलाइट्स 51% मल्टी ब्रांड रिटेल पे, सिविल एविएशन, डिफेंस, इंश्योरेंस, स्टॉक एक्सचेंजेस 49%। तो यहाँ पर विदेशी निवेशकों के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, वो स्टॉक्स पर फोकस रखना होगा जो विदेशी निवेशकों के रिडार पे रहते हैं, मन पसंदीदा शेयर है उनके। फॉर एग्जाम्पल अपोलो हॉस्पिटल 47% होल्डिंग्स है उनकी, भारतीय इंफ्राटेल 43%, साइंट, केयर रेटिंग्स और अन्य शेयर्स है। अंत में वो स्टॉक्स पर भी फोकस रखना होगा जिनमें विदेशी निवेशकों ने अपनी जो होल्डिंग्स है वो बढ़ाई है। फॉर एग्जांपल भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन्स है, पीटीसी इंडिया है, जस्ट डायल है। तो यानी जो आप बोल रहे हो सूची, अपोलो हॉस्पिटल, साइंट, टीम लीज, यूपीएल, जी एंटरटेनमेंट, इन पे खासतौर पर ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पर पहले ही एफआई का जो इंटरेस्ट है वो बहुत स्ट्रांग है इन पर्टिकुलर स्टॉक्स पे। चलिए, इसमें से कोई अगर एक स्टॉक निकालना हो तो यूपीएल, इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये स्टॉक लगातार बाजार को अच्छी तेज़ी में रहा है। और दूसरा भारतीय इंफ्राटेल, ये तो है कोरिलेशन, आपने बताया था कि बाजार गिरेगा तो भारतीय इंफ्राटेल चढ़ेगा और दिन के उस आज भी ऊपर है, हो ही रहा होगा ट्रेड। क्या बात कोरिलेशन है, तो है इनवर्स कोरिलेशन। हाँ, ये कोरिलेशन तो श्रीकांत चौहान का बताया हुआ है। अच्छा, हाँ, वो बोले कि जब बाजार में मंदी होती है तो भारतीय ऊपर होता है, बाजार में तेजी होती है तो भारतीय नीचे होता है। इंफ्राटेल गजब है। यूपीएल नहीं चल पाया लेकिन हाँ अच्छा प्रदर्शन कर रहा है पिछले कुछ महीनों से। तो राकेश जी, पहले तो ये भारतीय इंफ्राटेल देख के बताएं सर, कैसा लग रहा है ये स्टॉक आज भी तेजी में? देखिए रजत, इसका टेक्निकल रुझान देखें तो काफ़ी अच्छा है, नीचे से अच्छी एक्यूमुलेशन से स्टॉक निकला है और ऊपर में ये स्टॉक अच्छे रुझान के साथ ट्रेड कर रहा है। नीचे में 309, 308 एक अच्छा बेस है और टेक्निकली रजत ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में 333, 335 तक जाने का दमखम रखता है। चलिए, तो अब वक्त हो चला है अनिल जी की स्ट्रैटेजी जानने का, यानी कि मेरी स्ट्रेटेजी से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ एक और है आज। आपकी स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट? हाँ, उससे मैं तो सोचा था इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा मैं, इंटरेस्टिंग बोल रहा हूँ। इंटरेस्टिंग क्या है? 1 अप्रैल से जो चेंजेस होने वाले हैं उस पर हमारी पूरी रिसर्च टीम जुड़ रही है और उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग चेंजेस बनाए हैं कि किस किस सेक्टर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो आपको पता चलेगा, प्लस इन जनरल क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदलेंगे। 1 अप्रैल से बहुत फाइनेंशियल ईयर, वो अप्रैल फूल की तरह मत मानिएगा, एक्चुअल वाले बता रहे हैं। मेरे को पता है चेंजेस हो रहे हैं ना। हाँ, तो अगर नहीं पता होगा तो अप्रैल फुल बन जाएंगे, है ना। तो बस वो आने की तैयारी में 1 अप्रैल से क्या बदलेगा आपकी ज़िंदगी में वो हम थोड़ी देर में बताएंगे। हाँ, उससे पहले अगर आप चाहो तो भले मैं 2:30 बजे वाली स्ट्रेटेजी बता सकता हूँ। हाँ, तो पहले बजाते हैं बिगुल, उसके बाद देखते हैं इंटरनेशनल क्यूज और आपकी स्ट्रैटेजी। ऐसा नहीं लगा सुस्त सा बिगुल नहीं हो गया ये? मार्केट ही सुस्त चल रहा है। अच्छा, मार्केट तो ये मैं तो आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, आप स्ट्रैटेजी बताते जाएंगे तो साथ साथ मैं नोट करता जाऊंगा कि इस बार कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है मार्केट के। लेकिन 50% का रोल ओवर हो चुका है निफ्टी पे, ये इंपॉर्टेंट है। और ऊपर से अभी इंटरनेशनल क्यूज देखें तो यूएस मार्केट से क्या क्यूज निकल रहे हैं फ्यूचर्स पे, वो देखने इंपॉर्टेंट है। डाउ फ्यूचर्स ठीक है, यहाँ पर फिर भी गिरा नहीं, ये बहुत राहत की बात है। और नैस्डैक जो है उसमें 13 अंकों के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से क्यूज खराब नहीं है, अमेरिकन मार्केट सपोर्ट कर रहे हैं, फ्यूचर्स एटलीस्ट। इसके अलावा आप यूरोपियन मार्केट्स दिखाएं, वहाँ से तीनों मार्केट्स का क्या हाल देखने को मिल रहा है। मिला जुला रुझान है, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं, कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं तीनों ही मार्केट्स पे। इसके अलावा क्रूड और साथ साथ रुपया इंपॉर्टेंट है। क्रूड में जो लेवल्स हैं वो 68 के ऊपर निकला है ब्रेंट, और अभी तो आप थोड़ी देर पहले 75 के लेवल्स की जब एविएशन स्टॉक की बात हुई थी तो वो बात कर रहे थे। अच्छी तेज़ी देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में ब्रेंट में। और अभी रुपया ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 69 के नीचे। तो मैं रोज ही बोलता हूँ 69 के नीचे
आधा फीसदी अगेंस्ट के साथ, और साथ साथ शंघाई जो है उसमें 0.25% इसमें ये दिक्कत है, ये जब ज़्यादा अच्छे बंद हुए और कल को आज रात को अगर अमेरिका में अच्छा सेशन न रहा तो फिर कल इनके गिरने की कल की चांस बनती है। लेकिन फिलहाल चलिए आज के लिए तो संकेत बुरे नहीं है, सब मिले जुले हैं, सुस्त वाले ज़्यादा हैं, बहुत कमज़ोर नहीं, बहुत मजबूत नहीं। करेक्ट, ओके। तो अब क्या चाहते हैं हम, निफ्टी या बैंक निफ्टी? सबसे पहले आज निफ्टी बैंक ही बताइए सर, क्योंकि जो तेज़ी बनी वो तो इसी में बनी है, प्रॉफिट बुकिंग है, तो इसको प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे देखें या फिर हो ठीक है हो जाएगा दोबारा से ऑल टाइम हाई लेवल पे तो ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं थी, ये कुछ और था। क्या है, मतलब डराने के लिए वो? हाँ, ये पता नहीं कोई तो था ऐसा सिरफिरा जो ऐसे बेच के गया 500 पॉइंट 450 पॉइंट बैंक निफ्टी को जोर से 30,260 का ही बनाकर 29,800 के नज़दीक, यानी 250 पॉइंट नॉन स्टॉप बेचना मजाक नहीं है। सॉरी 450 पॉइंट, तो पता नहीं, लेकिन मुझे कुछ खराब दिख नहीं रहा। तो खरीदने वालों को मौका भी मिल गया आज, तो खरीदने वालों को मौका मिल गया, शॉर्ट काटने वालों को मौका मिल गया। देखिए सबसे क्रूशियल लेवल जो बैंक निफ्टी पर है वो है 30,000 का। 30,000 के पुट पर 5 लाख शेयर तो आज दिन के दौरान जुड़े हैं और 8 लाख शेयर अभी खुले हुए हैं जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो संभावना पूरी इस बात की है कि आप 30,000 के नीचे बंद नहीं होंगे, और अगर आप 30,000 के लेवल को क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड कर पाते हैं तो ये इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। तो मेरा ये समझना है कि आपको करनी चाहिए बैंक निफ्टी में खरीदारी, जितना 30,000 के नज़दीक खरीद पाएँ बहुत ही बेहतर, ये आपके लिए खरीदारी का मौका दिखाता है, न कि बिकवाली का। तो कहीं कोई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, 30,000 के आसपास खरीदिए, 29,950 का स्टॉप लॉस लगाइए और वापस से 30,200 30,250 के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी को खरीदना चाहिए। ओ माय गॉड, ये तो भाग रहा है। बोलने की देर थी क्या? सिर्फ बोलने की देर थी और बहुत स्मार्ट रिकवरी है। अब चलिए यहाँ तो तेजी है, ऐसे कैसे यार, ये क्या बात है, ये तो मतलब कमेंट्री पूरी करने के पहले टारगेट की तरफ दौड़ते हैं। अच्छा, ये पर इस बार ये 30,200 30,250 की रेंज पे रुक जाएगा या फिर बस एक एक्सपायरी के लेवल्स हैं? एक नहीं, एक्सपायरी थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी आजकल, ऐसा एक तरफा चाल नहीं है, तो दोनों तरफ चलेगा, इसलिए तो हम खरीदते हैं 30,000 के लेवल के आसपास, यानी कि थोड़ा अभी खरीदना हो तो वही तरीका कि थोड़ा सा अभी खरीद लिया। हाँ, थोड़ा 30,000 के नज़दीक और रखिए, जगह रखना। देखिए, और ख़ासतौर से जब आप 500 पॉइंट की स्विंग देख चुके हैं दिन में, तो फिर आपको जगह तो रखनी पड़ेगी। आप ये सोचे कि मैं छोटा ही ट्रेड करूँ, स्टॉप लॉस ना लगे, वैसा नहीं, 2 बार में लेना पड़ेगा। अब पहुंच गया 30,132 पे, यहाँ तो ठीक है, अच्छी रिकवरी, लोअर लेवल से बहुत स्मार्ट रिकवरी इस समय देखने को मिल रही है। 30,200 पहला टारगेट, 30,250 दूसरा टारगेट, निचले स्रोत से रिकवरी है। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 29,950, उस केस में अगर आपने 30,000 के लेवल के आसपास खरीदा तो, नहीं तो थोड़ा एक टारगेट को मैं थोड़ा सा रिवाइज करना चाहता हूँ, ऊपर की साइड नहीं 30,200 तक के लिए 250 वाला नहीं आएगा आप कह रहे हैं? मैं मतलब आने में आ सकता है। एकदम से डेटा पे जो मेरी नज़र पड़ी है वो ये बता रही है कि 30,200 के ऊपर निकल के टिकना मुश्किल होगा। अच्छा, क्योंकि 6 लाख शेयर पुट में आज जुड़े हैं, 9 लाख शेयर टोटल ओपन इंटरेस्ट है, और साथ साथ 30,300 पर भी 7 लाख शेयर हैं। तो 30,200 से 30,300 कंजेशन जोन है जहाँ बिकवाली आनी है, 29,900 से 30,000 वो जोन है जहाँ खरीदारी आनी है। तो अगर आपने खरीदा है तो इन लेवल पर 30,150 पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अच्छा, 30,150 हाँ, 30,150 30,200 पर प्रॉफिट ले लीजिए। चलिए, ले लीजिए प्रॉफिट, क्योंकि एक अच्छा हुआ एकदम से डेटा में 30,250 तक का टारगेट दे रहा, नहीं वो नहीं, 30,200 तक का काफ़ी है। चलिए, तो फिर 30,150 और 30,200 इसको मानते हैं प्रॉफिट बुकिंग की रेंज आज के लिए, प्रॉफिट बुकिंग। हाँ, तो बेसिकली बैंक निफ्टी को 30,000 से लेकर 30,200 के बीच में वक्त बिताना है। इस रेंज के जिस तरफ बाहर निकलेगा उस तरफ बड़ा मूव आएगा, देखेंगे, नहीं तो 30,000 से 30,200 सिंपल। ठीक है, तो यहाँ तो तेज़ी है और येस बैंक, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स जो हैं वो लीड कर रहे हैं, और बीते अगर 15 मिनट का एक्शन देखें तो सिर्फ यही 2 स्टॉक्स हैं यहाँ पर अच्छा एक्शन देखने को मिला, इंडसइंड बैंक भी तेज़ है। अब निफ्टी पे क्या करना चाहिए? ठीक, निफ्टी चल रहा है 11,500 के करीब, 11,500 पे आज हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है पुट में 10 लाख शेयरों का, और अभी 31 लाख शेयर वहाँ पर ओपन खड़े हैं। वहीं 11,500 पर 29 लाख शेयर कॉल्स में भी है, तो बराबरी का मामला है। इसलिए 11,500 के नीचे जब तक हैं तब तक आप थोड़े टेंशन में, दबाव में हैं। 11,500 के ऊपर निकलेंगे तो आप बेसिकली 11,450 से 11,550 की रेंज ही निफ्टी की है जिसमें ट्रेड करना है। तो 11,500 निर्णायक लेवल, तो अब जब तक 11,500 पार करके टिके ना तब तक हम फ्रेश खरीदारी नहीं करेंगे, इंतज़ार करेंगे। खरीदने के लिए 11,450 की एंट्री ठीक है, स्टॉप लॉस 11,400 है। पहले 11,550 के नज़दीक पहुंच जाए तो वहाँ शॉर्ट कर दीजिए, 11,600 स्टॉप लॉस होगा। तो 11,450 11,550 की रेंज को आपको ट्रेड करना है, कॉन्ट्रा ट्रेड लेकर। जिस सिरे पर पहली बार पहुँचे उसके विपरीत ट्रेड कर लीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए।
अगर 11,450 पे पहुंचता है तो 11,400 का लगा लेते हैं स्टॉप लॉस और तेजी बना लेंगे 11,550 के टारगेट के लिए, वही 11,500 के टारगेट के लिए। अच्छा 11,500 के टारगेट के लिए, और ऊपर से अगर 11,550 पहले आ गया तो वहां पर ट्रेड ले लेंगे नेगेटिव, 11,600 का स्टॉप लॉस लगाकर एकदम अब तो एकदम 100% समझ गया, बिल्कुल रेंज में फंसा हुआ है। 100 भी नहीं मिल रहा है निफ्टी में। एक्शन तो निफ्टी बैंक पे देखने को मिल रहा है ना, वहाँ थोड़ा इस बार आ गया 60 बहुत फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बोलने के बाद 60 पॉइंट नीचे है, 30,100 के लेवल पे आ गया, नहीं जाएगा 30,200 के ऊपर नहीं जाएगा। तो वो बस डेटा 50 पॉइंट 60 पॉइंट का मूव मिला। 30,200 30,300 प्रॉफिट बुकिंग रेंज है, 29,900 30,000 खरीदारी की रेंज है, बस सिंपल। ये कैसे कर लिया आपने? 30,150 के लेवल से ही पलट गया था। पलट जाएगा। अच्छा अब लोअर लेवल्स एक बार बता दीजिए कि किसने अगर पोजीशन बना ली हो 30,150 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर लियो तो दोबारा से री एंट्री का मौका मिलेगा कि 29,900, हाँ 30,000 के आसपास लीजिए ना, 30,000 में एक लीजिए, 29,900 में और लीजिए, और आज का लो है जो है 29,790, वहाँ का स्टॉप लॉस लगा लीजिए 29,800 का, मतलब बिल्कुल 30,000 के आसपास 100% खरीदारी करनी चाहिए। बहुत वोलेटाइल। हाँ हाँ, आपको 100 पॉइंट की स्विंग मिलेगी, मजा आएगा। अगर जल्दी पोजीशन, हाँ, अगर 5-5 मिनट में आपको 100 पॉइंट की स्विंग मिल रही है, और क्या चाहिए ट्रेडर को? बस ये कि आपको सही तरफ होना चाहिए ट्रेड के, गलत तरफ हो तो आप 2-2 मिनट में आपके स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो सकते हैं। ये तो और नीचे आता चला जा रहा है। 30,000 के आसपास एंट्री करिएगा। ठीक है, अगर एंट्री करना हो तो आप 30,000 का वेट कीजिए। यहाँ पर हो सकता है कि इन लेवल्स के आसपास आपको मौका मिल जाए दोबारा से पोजीशंस को री एंटर करने का। मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि निफ्टी बैंक में आज जो असर देखने को मिल रहा है उसमें येस बैंक और इंडसइंड बैंक शामिल हैं। तो किरण जी, एक बार इंडसइंड बैंक पे आपकी राय चाहिए सर। आज निचले शुरू से बहुत स्मार्ट तेजी, 5% का मूव अभी भी देखने को मिल रहा है। कुणाल जी आप बताइए इंडसइंड बैंक पे क्या करना चाहिए? 1800 के लेवल के करीब करना क्या चाहिए, ये क्या बताएंगे? सुबह बताया था क्या इंडसइंड बैंक कब? सुबह वाले सेगमेंट में। अब आप सेगमेंट का नाम मत पूछ, पर इंडसइंड बैंक। अच्छा जी, मैं आज का पहला कॉल है चार्ट कॉर्नर, सबसे पहला कॉल आज हमारे किसी भी एक्सपर्ट की तरफ से इंडसइंड बैंक पर राकेश जी और कुणाल जी की तरफ से आया था, पहला नंबर 1। अच्छा, पर मैंने सिर्फ वो कुणाल जी को सुना था, राकेश जी को मिस कर दिया। राकेश जी और कुणाल जी दोनों थे। इंडसइंड बैंक तेजी पर हो गया ना, टारगेट तो हिट हो गया, तो उसके बाद तो ये 1800 के बिल्कुल। तो कुणाल जी बताइए क्या करना है? अरे जी, सबसे पहले तो रजत का धन्यवाद करना है, इन्होंने मौका दिया हमें थोड़ी तारीफ पाने का, क्योंकि सही मौके पर बिल्कुल जैसे हमारा टारगेट हासिल हो रहा था वैसे ही रजत सवाल कर रहे हैं। तो 1790 हमारा दूसरा लक्ष्य था, जो कि अभी अभी कुछ ही चंद मिनटों पहले हासिल हुआ है। तो थैंक यू सो मच रजत, दोनों टारगेट्स आज इसमें हासिल हो गए हैं। 1850 की ओर बढ़ रहा है इंडसइंड बैंक, और बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो बैंकिंग स्टॉक्स तो ऊपर जाएंगे, यही तर्क हमने सवेरे भी दिया था। मुझे लगता है कि अभी भी इंडसइंड बैंक में और मोमेंटम है, 1850 तक जाएगा। लेकिन अब स्टॉप लॉस अपनी कॉस्ट का रखें, जो लोग होल्ड कर रहे हैं, और जिन्होंने मुनाफा बांध लिया वो भी ठीक है, लेकिन जो होल्ड कर रहे हैं वो 1850 का टारगेट रखें और कॉस्ट का स्टॉप लॉस। तो 1850 तक के टारगेट्स और अपनी जो लागत है, कॉस्ट है, उसके आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर आप बने रह सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में। इंडसइंड बैंक अच्छा मूव देके गया, अच्छी तेजी में। और दूसरा IDFC फर्स्ट बैंक, एक और स्टॉक जहां पर आज के सत्र में एक्शन बहुत स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। एक बार यूनियन बैंक पे भी देखना होगा, यहाँ पर भी रिकवरी थी अभी पीछे, अगर कुछ डेटा देखें तो इसका। यूनियन बैंक का चार्ट फायर कीजिए, बीते 15-20 मिनट का एक्शन यहाँ पर भी स्ट्रांग है, दिन के उच्चतम स्तर पर काम कर रहा है, 2% ऊपर आ गया है ये। राकेश जी बताएं स्टॉक पे क्या करना चाहिए 93 के लेवल पे? देखिए रजत, टेक्निकल रुझान काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट आप ना सिर्फ यूनियन बैंक, OBC को भी देखें तो टेक्निकल रुझान बढ़िया है। बट रजत, यहाँ पे ब्रेकआउट देखें तो 89.50 के ऊपर हुआ था, तो किसी ने ले रखा है रजत, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 91 का लगा के होल्ड करना चाहिए 96 से लेकर 96.50 के टारगेट के लिए। तो पूरी टीम तैयार है सर, और वो जो आप बोल रहे थे अप्रैल से जो बदलाव हो रहे हैं 1 अप्रैल से, पूरी टीम मतलब कौन कौन तैयार है आप बताओ? आपके अलावा कौन कौन तैयार है? एक वो मैं बताता हूँ, मेरे अलावा तो सभी तैयार है, लेकिन एक खबर अभी यहाँ पर आ रही है कि AK पुरवार बन सकते हैं कंपनी के चेयरमैन जेटल पुरवार साहब। तो इनके हाथ में SBI के पहले वो रहे हुए चेयरमैन AK पुरवार साहब। अरे 4% ऊपर है। हाँ ठीक है, 282 के लेवल पे फिर से रिकवर हो गया तो लेवल से। ये देखिए दिन के उच्चतम स्तर पे अब 282 के लेवल पे जेट एवरेज। करेक्ट। तो है तो ये भी बैंकर, तो सही खबर मानी जाए कि इसको कैसे रीड किया जाए? नहीं देखिए, अल्टीमेटली अब एक सिंपल चीज़ है कि अभी बैंकर्स को ही कमान संभालनी है। फिर बैंकर्स ये डिसाइड करेंगे कि ये ढूंढेंगे, जैसे क्या IL&FS में क्या हुआ, उदय कोटक साहब की जिम्मे दे दिया। अब उदय कोटक साहब थोड़ी चलाएंगे, वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट ढूंढ रहे हैं, और ढूंढ लिया उन्होंने, जहाँ जिनको बिठाना था बिठा दिया, काम करवा रहे हैं। सेम उसी तरह से AK पुरवार साहब पूर्व चेयरमैन रहे हैं SBI के। SBI की सबसे बड़ी स्टेक है एक तरह से आज की तारीख में जेट एयरवेज में, वो उनके नॉमिनी हो गए एक तरह से।
वो चेयरमैन बन जाएंगे, फिर अपना बोर्ड बनाएंगे, बोर्ड बनाने के बाद फिर वो किन से कंपनी को चलवाना है, डे टू डे मैनेजमेंट में क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब करेंगे। तो वो सही दिशा में एकदम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। स्टॉक भी सही दिशा में जा रहा है, 282 के लेवल पे पहुंच चुका है। अभी शर्मिला जी से भी ये बात हो रही थी। एक बार तकनीकी रूप से भी देख लेते हैं जेट एयरवेज, क्योंकि 282 बैन में है ना ये तो आज। हाँ, बैन में आज ही आया है बैन में वापस। 282 के लेवल पर इस समय कामकाज कर रहे हैं। तो बताएं कुणाल जी, 282 पे कंफर्टेबल हैं जिनके पास ये पोजीशंस हो वो रहे स्टॉक पे या फिर एग्जिट कर जाना चाहिए? देखिए, मैंने सवेरे भी एक व्यू दिया था रजत, मुझे लगता है कि 278 जो है, ये मैं फ्यूचर के लेवल्स देख रहा हूं और फ्यूचर के लेवल्स की बात कर रहा हूं। 273-75 का भी भाव है और 278 पर एक बड़ी रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है 278 पार होगा तभी खरीदारी करनी चाहिए। इन स्तरों पर जिन्होंने पहले का खरीदा है और जो मुनाफे में अच्छा खासा मुनाफा पिछले 2 दिनों में आया है, एक बार के लिए मुनाफा समेट के अलग हो जाना चाहिए और स्पाइस जेट की ओर ध्यान देना चाहिए, जिसमें कि बड़ा ब्रेकआउट है। जेट एयरवेज इन स्तरों पर मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग का कैंडिडेट है। तो जेट एयरवेज पे हो सकता है मुनाफा वसूली, लेकिन स्पाइस जेट पे नजर रखें। और ये वो दिन के उच्चतम स्तर पे और तेजी बन गई, 4.25% के आसपास तेज। तो एविएशन इंडस्ट्री जुड़ी जो कंपनी है वहां पर एक्शन जो है वो तेज होता चला जा रहा है। 1 अप्रैल से जो बदलाव होने जा रहे हैं, क्या होंगे ये बदलाव, इसको बताने के लिए हमारी पूरी रिसर्च टीम इसमें मौजूद है। डिम्पी मौजूद हैं, साथ ही साथ संदीप, पूजा, मानसी और देवांशी। ये देखिए स्क्रीन पे 1 2 3 4 5 6। ओके, तो सब बताएंगे। चलिए, शुरुआत कौन करना चाहता है सबसे पहले? मैं करना चाहूँगा। डिम्पी जी एकदम फ्लैग बेयरर, बताइए क्या बदलेगा डिम्पी जी आपकी जिंदगी में? सर, मेरी जिंदगी में नहीं बदलेगा, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में जो बदलने वाला है, क्योंकि हम उस कैटेगरी में आ नहीं रहे अभी, वो है जीएसटी। जीएसटी को लेकर बहुत सारा रिलीफ आपको 1 तारीख से मिलने वाला है। सबसे पहले तो अंडर कंस्ट्रक्शन मकानों को लेकर जो जीएसटी की दरें घटाई गई है, नोटिफाइड कर दिया गया था चुनावों की डेट के बाद, वो लागू हो रहा है 1 तारीख से। तो अंडर कंस्ट्रक्शन वाले जो भी मकान होंगे इन पे जीएसटी की जो पहले 12% चलती थी वो 5% होगी, 1% नॉन अफोर्डेबल पर जीएसटी होगा। तो एक ये चीज़ है जो आपके लिए लागू हो जाएगी। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन वाले मकान में जा रहे हैं तो आपको दर जीएसटी के कम देनी होगी, नोटिफाइड हो चुकी है। दूसरा, जीएसटी की नई दरें जो कॉम्पोजिट स्कीम के लिए हैं वो 1.5 करोड़ रुपए की रखी गई है। कॉम्पोजिट स्कीम ये है कि जिसमें आप एक बार में एक मुश्त टर्नओवर पे अपनी कैलकुलेशन करवा देते हैं और ये टर्नओवर की जो लिमिट है वो 1.5 करोड़ की है। और रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे? अगर आप कॉम्पोजिट स्कीम के अंदर बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपका कम से कम कारोबार 40 लाख से ऊपर का होना चाहिए। टर्नओवर 40 लाख से ऊपर होते ही आप कॉम्पोजिट स्कीम का बेनिफिट भी उठाएंगे, यानी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करवा पाएंगे। एक तो ये आपके लिए हो जाएगा, ये नोटिफाइड हुआ जो 1 तारीख से लागू होगा। एक और चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, खासकर जिनके पास खानदानी शेयर आए हुए हैं उनके लिए, कि सिर्फ डीमैट वाले खाते जो शेयर हैं वही मान्य होंगे। जो नॉन डीमेटरलाइज शेयर हैं, जो फिजिकल फॉर्म में कागज़ के रूप में आपके पास पड़े हैं, आपके वो मान्य नहीं होंगे। इसलिए अगर आपने वो शेयर नहीं करवाएं डीमेटरलाइज तो उसको करवा लीजिए, यानी कि उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करवा लीजिए। वो कागज़ों की अब वैल्यू नहीं होगी, वो इलिक्विडेट हो जाएंगे। तो ये डीमेट वाली जो खबर है ये इंपॉर्टेंट है, इस पर भी ध्यान रखिएगा। टैक्स का रिलीफ घरों वाला वो मैंने आपको बता दिया कि जीएसटी में नॉन अफोर्डेबल और अफोर्डेबल दोनों कैटेगरी के अंदर आपको टैक्स के बेनिफिट आएंगे। नहीं तो अगर किसी ने 31 मार्च तक डीमेट नहीं कराया तो फिर वो शेयर खत्म? हाँ, इलिक्विड हो जाएंगे सर, उसको आप लिक्विडिटी में कन्वर्ट नहीं करवा। नहीं, बेच तो नहीं पाएंगे, वो तो ठीक है। अभी भी आज भी बिना डीमेट वाले तो बेच नहीं सकते, लेकिन जैसे अगर मेरे पास फिजिकल पड़े हैं और डीमेट नहीं कराया तो वो शेयर ही जीरो हो जाएगी। हाँ, शेयर की वैल्यू 0 हो जाएगी। अरे ये तो इंटरेस्टिंग है। आई थिंक इट विल मीन कि आपको डिमांड करना चाहिए। डिमेट करना तो अभी भी डेडलाइन आ गई है, डेडलाइन आ गई, यही बड़ी चीज है। तो क्या आप 31 मार्च के बाद डिमाट ही नहीं अक्टूबर के, अक्टूबर की डेडलाइन, उसके बाद 6 महीने बढ़ाई थी। तो बाद में उन्होंने एक्सटेंड करके फिर 31 दिसंबर की, फिर एक्सटेंड करके 31 मार्च तक आ गई थी। 2 बार का एक्सटेंशन ऑलरेडी हो चुका है, तो इसलिए डीमेटलाइज अभी तक तो ये था। अभी तक तो देखिए, अगर आपको बेचना है तो फिजिकल तो आप वैसे भी नहीं बेच सकते, वो आपको डीमेट करा के ही बेचने होते हैं। क्योंकि आप तो बेच सकते हो, जिसको लेने हैं वो डीमेट से ही लेगा। ठीक बात है। चलिए, तो ये है 1 अप्रैल से बड़े बदलाव। कुछ ऐसे ही बदलाव बता रहे हैं संदीप भी। संदीप बताइए क्या होने वाला है? देखिए, पहली बात तो जो घरेलू गैस की कीमतें हैं, हर 6 महीने इंडिया में वो कीमतें रिवाइज होती हैं। 1 अप्रैल से नई कीमतें लागू होनी हैं। हालांकि सरकार ने नई कीमतें मतलब बढ़ेंगी?
बढ़नी है नई कीमतों कभी घटाते नहीं है? नहीं, घटी हैं। देखिए, जब अक्टूबर 2014 में ये लागू हुई थी ना, उसके बाद 1 2 3 4 5 बार लगातार घटी थी। अच्छा, उसके घटी बाद भी है? से अब ऐसा होगा, कभी फील नहीं हुआ ऐसा घटी हुआ। जब तक बढ़ती नहीं है तब तक पता नहीं चलता है। कम होने वाली बात तो डिस्काउंट होती है, हाँ ये तो हमारा हक है। ठीक बात है। अब चौथी बार ऐसा होगा कि ये जो गैस की कीमतें हैं वो इंडिया में बढ़ती हुई दिखेंगी, और हमारा अनुमान है कि ये $3.80 ये वो दाम है जो कि सरकार इसे बहुत जल्द नोटिफाई करती हुई दिखेगा अगर 1 अप्रैल से लागू होनी है। तो इस लिहाज से 3 स्टॉक्स हैं, ONGC, ऑयल इंडिया और HOEC। इन पे आपको नजर रखनी है। ONGC का तो जो गैस कारोबार है वो घाटे से मुनाफे में आ सकता है, तो ONGC के लिहाज से देखा जाए तो बहुत अच्छी खबर है ये। दूसरी बात, अगर आप उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं, तो चाहे आप म्यूचुअल फंड उपभोक्ता हैं या लाइफ इंश्योरेंस आपने ले रखी है, आपके लिए अच्छी खबर ये है कि लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है, खासतौर पे 22 से 50 साल की उम्र वाले जो लोग हैं उनके लिए जो लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो 7 से 10% कम होता हुआ दिखेगा। टर्म प्लान और बाकी जितने भी उत्पाद हैं उनके लिए ये जो प्रीमियम की राशि है, जो रकम है, उसमें कमी देखने को मिलेगी। म्यूचुअल फंड उपभोक्ता जो हैं उनके लिए भी खुशी की बात यह है कि जो एक्सपेंस रेशो वो पे करते हैं, जो 2.5% था पहले, वो घटकर 2.25% हो जाएगा। और जो क्लोज एंडेड फंड्स हैं उनके लिए भी ये जो रेशो है वो घटकर 2.25% रह जाएगी। और आखिर में एक और अपडेट है कि पैन कार्ड और आधार कार्ड को आपको लिंक करना था, और इसकी जो डेडलाइन है वो भी 31 मार्च सेट की गई है। यानी कि 1 अप्रैल से आपका जो आधार है और जो पैन है वो लिंक होना चाहिए, वरना आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए म्यूचुअल फंड का साथ पैन कार्ड का कनेक्शन करवा दीजिए। आधार और पैन कार्ड, हाँ, आधार और पैन कार्ड का नहीं होगा तो फिर दिक्कत नहीं। ओके, पूजा भी कुछ इसी तरह की रिसर्च के साथ है जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड होगी। पूजा जी हाँ, पक्का आपको देख के लगा था। जी, तो 1 अप्रैल से आपको जो लोन मिलते हैं वो सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि आरबीआई ने फरवरी में बैंकों को ये ऑप्शन दिया था कि वो अपनी जो लोन दरें हैं उसको रेपो रेट से लिंक कर सकते हैं। तो जैसे जैसे रेपो रेट में बदलाव होगा वैसे वैसे आपके लोन दरों में भी बदलाव होगा, और माना ये जा रहा है कि अप्रैल से जो रेपो रेट है उसमें कटौती होनी शुरू हो जाएगी, तो उसका ही डायरेक्ट इम्पैक्ट दरों में पड़ सकता है। लेकिन आरबीआई की नोटिफिकेशन के बाद अभी सभी बैंकों ने तो नहीं, लेकिन एसबीआई ने सिर्फ घोषणा की है। लेकिन माना जा रहा है कि एसबीआई क्योंकि मार्केट लीडर है बैंकिंग सेक्टर में, तो एसबीआई के बाद कुछ और भी बैंक हैं जो कि इस तरह की घोषणा कर सकते हैं। हालांकि ये जो आरबीआई ने निर्देश दिया था वो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा, तो आपके जो लोन लिए हुए हैं आपने वो सस्ते हो सकते हैं। और दूसरा जो बड़ा बदलाव होगा वो ये होगा कि अब बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो जाएगा, और इसके बाद ये देश का तीसरा बड़ा बैंक हो जाएगा और आईसीआईसीआई को भी पीछे छोड़ देगा। तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजय बैंक का मर्जर पूरा हो जाएगा। एक ही रह जाएगा बैंक, एक ही रह जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। लोन सस्ते होने जा रहे हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, लोन सस्ते हो जाएंगे। चलिए, लेकिन एक सेक्टर बचा है अभी ऑटो, उसको कवर कर रही हैं आज देवांशी, उनके पास चलते हैं। देवांशी, बताएं क्या कुछ चेंजेस होने जा रहे हैं? सबसे पहले तो यहाँ पे जो बाइक्स हैं, 2 व्हीलर्स, यहाँ पे एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम लगानी अब जरूरी हो चुकी है। तो यहाँ पे एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम, ये क्या होता है? तो जैसे आप ब्रेक लगाते हैं तो बीच में कभी कभी होता है कि वो लॉक हो जाती है तो ब्रेक लगती नहीं। डिम्पी जी जरा बताइए एक सेफ्टी इश्यूज। हाँ, ऑटो वाला मामला। डिम्पी जी, सर इसमें 2 तरह की ब्रेक्स होती है। देखो कभी भी देवांशी कुछ समझ में ना आए तुरंत पूछ लिया करो, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। हाँ, बताइए आप। तो सर इसमें एक डिस्क ब्रेक होती है जो कि आप गोल चक्कर के फॉर्म में आप देखते हैं, वो एकदम से किसी भी गाड़ी को जाम कर लेती है। और कई बार इस तरह का होता है कि आपकी बाइक अगर चल रही है वो जो नॉन डिस्क वाली है वो एकदम से आपकी गाड़ी में ब्रेक लग जाती है या ब्रेक खराब होते हैं, तो उसके लिए एक डिवाइस है एंटी ब्रेकिंग, तो वो आपकी गाड़ी को जाम नहीं होने देगी। ओके। हालांकि इसमें जो दिवांशी आपको बताएंगी वो एक कॉम्बो सिस्टम है ब्रेक का, और वो एक ऐसी ब्रेक है जो नई ब्रेक की तरह है। उसमें क्या आप एक बार ब्रेक दबाएंगे तो आगे वाला चक्का और पीछे वाला चक्का दोनों एक साथ जाम होगा, तो आपका जो स्किडिंग होती है वो आपकी नहीं हुआ। देखा? अच्छा, कभी आपको फाइटर प्लेन के बारे में भी जानकारी लेना तो भी डिम्पी को पूछ लीजिएगा, और थोड़ा सा और टाइम अगर देंगे तो ये जो आज स्पेस में जो कुछ किया है मोदी जी ने उसकी भी जानकारी थोड़ी हो ही जाएगी ना। 1-2 दिनों में तो वो भी मिल ही जाएगी, तो ये सारी हो जाएगी। डीप रिसर्च करते हैं। हाँ, इसीलिए मतलब आप जब सिस्टम को पूरा समझ लेते हैं ना, तो ये तो डिम्पी की महारत है। अब आप अपनी खबर बता दीजिए। तो
तो टू व्हीलर जितनी भी हैं तो पहली अप्रैल से ये दोनों जो ब्रेक्स है उसके बिना आप नहीं बेच सकते, तो ये सारी आपको जो टू व्हीलर्स हैं उसमें ये मिलेगी, तो इससे कीमतें भी थोड़ी सी बढ़ेंगी। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने प्राइजेस बढ़ाए हैं जो पहली अप्रैल से लागू होंगे। सबसे पहले तो टाटा मोटर्स, उन्होंने कई अपने पैसेंजर व्हीकल्स के मॉडल्स हैं वहाँ पर अपनी कीमतें बढ़ाई हैं, करीब 25,000 रुपये तक अपनी कीमतें बढ़ाई है। इसके अलावा कावासाकी इंडिया जो बाइक्स आती है स्पोर्ट बाइक्स, वहाँ पे भी कीमतें बढ़ी है करीब 6 से 7% तक, और टोयोटा ने अपने कुछ मॉडल की कीमतें लगभग 2% तक बढ़ाई है। और मारुति सुजुकी की जो बेस अर्टिगा मॉडल है, अभी वाली तो बहुत ज़्यादा हिट है, लेकिन जो बेस मॉडल है पेट्रोल और डीजल उसकी बुकिंग बंद हो चुकी है, और मैन्युफैक्चरिंग भी, अब जो प्रोडक्शन है वो भी मारुति बंद कर देगा। लेकिन जो आपने बताया उसमें बजाज ऑटो तो शामिल है ना, क्योंकि वो स्टॉक चल रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ आज के सत्र में। तो बजाज ऑटो में एक्शन सही है। एक बार सिमी से पूछ लेते हैं। सिमी बताएं, बजाज ऑटो आज अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है पूरी ऑटो कैटेगरी में, तो लग रहा है यहाँ से और तेज होगा? जी रजत, मुझे तो लग रहा है क्योंकि पूरा ये जो इंडेक्स का रैली हो रहा है उसमें ऑटो सेक्टर का उतना साथ नहीं था, पर बजाज ऑटो उसमें नहीं है। बजाज ऑटो में स्ट्रेंथ है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 3050 3080 का रेंज क्रॉस करके ये आगे निकल जाएगा। ओवरऑल मुझे लगता है कि 3150 तक का लेवल भी देखने को मिलेगा, वो भी बहुत ही शॉर्ट टर्म में। करंट लेवल पर भी बजाज ऑटो को खरीदारी करने का ही सलाह होगा। अगर कोई स्टॉप लगाना ही है तो 2920 या 2930 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी कीजिए, और जो टारगेट्स मैंने दिया है 3100 से 3150 3180 वहाँ तक एक्सपेक्ट कीजिए। शॉर्ट टर्म में भी पॉसिबल है, हो सकता है कि वहाँ तक ये जाएगा। चलिए मानसी के पास चलते हैं। मानसी बताएं और क्या बदलाव होने जा रहे हैं 1 अप्रैल से? जी बिल्कुल रजत, बिजली की बचत का लक्ष्य हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 अप्रैल से पूरे देश में बिजली के जो मीटर है वो 1 अप्रैल से प्रीपेड हो जाएंगे। ठीक मोबाइल बिल की तरह बिजली का बिल भी आप प्रीपेड करा सकेंगे। जितनी बिजली की आपको ज़रूरत है उतना ही बिल आप प्रीपेड कराएं, और इसी तरह आप रिचार्ज कर पाएंगे, और जितनी आपकी ज़रूरत है उतना ही बिल आप प्रीपेड कराएंगे। दूसरी बड़ी खबर, मानसी एक मिनट सुनिए। समझो मैंने 500 रुपए का प्रीपेड बिल लिया, जैसे 500 रुपए की बिजली कंज्यूम कर ली, लाइट बंद। अरे हमारे यहाँ होता है दिल्ली में, हाँ। दिल्ली में है, दिल्ली क्या बात करे, सही में? हाँ है, दिल्ली में सही होगा। तो फिर से आप प्रीपेड करा सकते हैं और फिर से चालू हो जाएगी। एक मानसी वापस बोलिए, आपकी आवाज दब गई। क्या मैं कह रही हूँ कि अगर बिजली बंद भी हो जाती है, गुल भी हो जाती है, फिर से आप प्रीपेड करा सकते हैं। नहीं कराएंगे तो और जैसे मोबाइल रिचार्ज है तो जब खत्म हो रहा है तो हमें आइडिया होता है कि हमारा रिचार्ज खत्म हो रहा है, ठीक उसी तरह से आप प्रीपेड कर लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल। आईपीएल का मैच का वो आखिरी ओवर चल रहा है आखिरी ओवर में 14 रन बनाने धोनी को, और लाइट चली गई तो अनिल जी, उदाहरण देने के मामले में कोई भी आपकी टक्कर नहीं दे सकता। इसमें मीटर होता है, डिस्प्ले मीटर, जिसमें आ रहा होता है कि आपका कितना बैलेंस तो मैच देखेंगे, और जब बैलेंस बाकायदा तो ब्लिंक करता है, तो बाकायदा ब्लिंक करता है, आपको बताता है। और इन्हीं को स्मार्ट मीटर भी कहते हैं, और यही स्मार्ट मीटर सरकार पूरे देश में लगाना चाहती है। दिल्ली के साथ ही पहला एक हिस्सा है और ये शुरू किया गया है। मीटर स्मार्ट होना हो, हमारी टीम स्मार्ट है, सबको सब पता है, पूरी रिसर्च कंप्लीट है, ना सिर्फ कागजों वाली, थोड़ी प्रैक्टिकल भी, लाइफ में प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है, तो आपको प्रैक्टिकली सब पता है। तो चलिए, तो ये इंटरेस्टिंग चीज आपने बताई, वेरी नाइस। और क्या क्या बदलने वाला है मानसी, बताइए। जी बिल्कुल, साथ ही ईपीएफ ट्रांसफर का एक नया सिस्टम लागू हो जाएगा। नौकरी बदलते टाइम पीएफ अकाउंट को ट्रांसफर करना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 1 अप्रैल से नौकरी बदलने पर ऑटोमेटिकली पीएफ अकाउंट पुरानी कंपनी से नई कंपनी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो एक दूसरा बड़ा डेवलपमेंट है। साथ ही रेलवे से जुड़ा एक बड़ा डेवलपमेंट होने जा रहा है। अगर आपने कनेक्टिंग ट्रेन की बुकिंग करवाई है, मान लीजिए आपने 2 ट्रेन की कनेक्टिंग बुकिंग करवाई है और आपकी पहली ट्रेन लेट हो जाने की वजह से आपकी दूसरी ट्रेन आप मिस कर देते हैं, तो फिर रेलवे आपको अपनी दूसरी ट्रेन का रिफंड करेगा। तो एक बड़ा है, आप इसका मतलब सीधा असर ये है कि आप 2 पीएनआर नंबर्स को लिंक कर पाएंगे। तो रेलवे से जुड़ा एक बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ 1 अप्रैल को दिखेगा। और अंत में टॉप 1000 लिस्टेड कंपनीज से जुड़ा एक बहुत बड़ा रूल आएगा। टॉप 1000 कंपनीज लिस्टेड कंपनीज के बोर्ड पर कम से कम 6 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, और उनमें से कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए। तो ये एक नया नियम लागू होगा 1 अप्रैल से। ये तो इंटरेस्टिंग है। टॉप 1000 लिस्टेड कंपनियों के बोर्ड पर कम से कम 6 स्वतंत्र डायरेक्टर होना जरूरी होगा, 6 इंडिपेंडेंट, और उसमें से एक महिला। ये था, लेकिन अब तो शर्मिला जी और देवांशी जी, मानसी जी, आपके लिए तो वैकेंसीज खुल रही है। 1000 पोस्ट खाली हो गई एकदम से, है? कम से कम 1000 तो खाली हो गए। क्यों? अप्लाई कौन कर रहा है, तो पूछ लो ना। शर्मिला जी, आप जाइए, बन जाइए डायरेक्टर, क्या दिक्कत है?
डेफिनेटली आप ऑफर कर रहे हैं जी में। नहीं बिल्कुल बिल्कुल अरे एकदम फर्स्ट क्लास, क्या बात करें। तो ये इंटरेस्टिंग, अच्छा कदम है। तो ढेर सारे बदलाव हो रहे हैं जो आपको 1 अप्रैल से देखने को मिलेगा, और भी बहुत कुछ बदलने वाला है जो अगले 2-3 दिनों में हम आपको लगातार बताते रहेंगे। तो बड़े इंटरेस्टिंग बदलाव है इनका। अनिल जी एक चीज़ मैं ऐड करूँ, शर्मिला कही थी, वो ट्रांसफ़र और सोल्ड दोनों कैटेगरी में नहीं होगा। जो शेयर आपके पास डीमेट फॉर्म में पड़े हुए हैं, यानी फिजिकल फॉर्म में पड़े हुए हैं, अगर आप नॉन डीमेटराइज हैं, ट्रांसफर भी नहीं कर पाएंगे, बेच भी नहीं कर पाएंगे। तो उसका टेक्निकली वो इलिक्विड हो जाएगा, क्योंकि आप कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ नहीं, खत्म हो गया शेयर, खत्म हो जाएगा। या तो आप ट्रांसफर करेंगे या तो आप बेचेंगे, अब दोनों ही काम नहीं हो पाएगा। उसमें बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो पुरानी कंपनी में जितनी पुरानी कंपनी उतने ज्यादा फिजिकल शेयर उनके पास। सेंसेक्स का 4% हिस्सा, वैसे इसके वर्थ ज्यादा नहीं है, तो 4% फ्री फ्लोट आपका गायब। सेंसेक्स की कंपनियों का ऐसा भी है। अच्छा, सेंसेक्स की कंपनियों का 4%। मैंने एक चीज देखी लाइफ में, आप लोगों ने शायद ही किसी ने देखी होगी, शर्मिला जी हो सकते देखी होंगी, एसीसी, टाटा स्टील, इनके हैंड रिटन सर्टिफिकेट हाथ से बने हुए शेयर देखें आप लोग। एक ज़माने में ये बाकायदा डिलीवरी लगती, तब फिजिकल का ज़माना था। तो हैंड रिटन जिन पे जमशेद जी टाटा के साइन आपको मिलेंगे, वैसे सर्टिफिकेट होते थे। तो वो अब ये जितनी पुरानी कंपनियां होगी तो उनके उतने ज़्यादा फिजिकल निकलेंगे। तो कोई आईटीसी या कोई टाटा स्टील, एक अनुमान ये है कि 375 करोड़ शेयर आईटीसी के फिजिकल पड़े, 375 करोड़ शेयर, रुपए के नहीं, 30% इक्विटी है। माय गुडनेस, अगर खत्म हो गए तो फिर शेयर भाग ऐसा इज इट पॉसिबल? सारे लोगों ने कन्वर्ट करवाए हैं, लेकिन ये डेट है जो हम बता रहे हैं, ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा 100 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी है। हाँ। लेकिन बस में ये है कि इसमें सिर्फ डेट का एक मेंशन है कि डेट आखिरी है। इसमें कई सारे लोगों ने करवा भी दिए, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत पुरानी से चल रही है और ये उस समय बताया गया। लेकिन जितनों ने करवाए होंगे ना डिम्पे, उससे ज्यादा लोगों ने नहीं करवाए। हाँ, ये भी हो सकता है सर। लोगों को पता नहीं है, समझ नहीं है कहाँ पढ़े क्या नहीं है, प्लस सिग्नेचर मिसमैच, बैंक अकाउंट, या जिनके पड़े रह जाते हैं जिनके बाप दादा के हैं, सीनियर सिटीजन। हाँ, सीनियर सिटीजन जो नहीं जानते, नहीं समझते हैं, अवेयरनेस नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल से अल्टीमेटली इसकी फिर से डेट वेट कुछ ना कुछ रिवाइज होंगी, कुछ ना कुछ होंगी। कोई ना कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा कि आप उसको किस तरह से, जैसे कैसे हुआ था ना, नोटबंदी हुई थी तो उसमें ये था कि आप फाइनली सारी डेट आ गई, सब आ गई 31 दिसंबर। उसके बाद भी एक पर्टिकुलर डेट ऐसी होगी कि आप आरबीआई में जाके बदलवा लो। हाँ। वो सब वैसा कुछ ना कुछ होगा। ऐसे आप बिल्कुल जीरो तो नहीं कर सकते। और जो लोग विदेश में थे उनको भी समय ज़्यादा दिया गया। एग्जैक्टली। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी के हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि 1 अप्रैल से क्या क्या बदलाव होने वाला है और उसका इम्पैक्ट यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मार्केट्स पे आज के सत्र में ऊपरी स्तरों पर टिकना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मुनाफा वसूली देखने को मिली। एक बार पोल भी बता देते हैं आपको कि एक्सपायरी से पहले आपको बताया जाता है, जी बिजनेस ने जो पोल किया है, ये पोल आपके सामने 12:30 बजे पेश किया गया था। लेकिन ज़्यादातर पोजीशंस जो हैं वो तेज़ी की साइड पे हैं, क्योंकि कमाल की सीरीज़ है। एक दिन की प्रॉफिट बुकिंग से अभी अंदाज़ा नहीं लग सकता है कि यहाँ पर मुनाफा वसूली और गहराएगी कि नहीं। लेकिन 11,550 से 11,600 ये है 45%, और 11,500 से 11,550 30%, यानी कि 75% तबका अभी भी मान रहा है कि 11,500 से 11,600 के बीच में एक्सपायरी कटेगी, मौजूदा स्तरों से ऊपर के लेवल्स। अब देखते हैं कि इंटरनेशनल क्यूज कल के सत्र में कैसे पैन आउट होते हैं। इसके अलावा निफ्टी बैंक देखें तो यहाँ पर भी लेवल ऊपर के हैं। आज मुनाफा वसूली है उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहे हैं। 30,200 से 30,300 ये रेंज निकल के आई है, जिसमें 40% जानकार मान रहे हैं कि 30,200 से 30,300 तक के लेवल्स भी निफ्टी बैंक पे देखने को मिल सकते हैं एक्सपायरी वाले दिन। तो लोअर लेवल से रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हैं अभी पूरे सीरीज़ के डेटा को देखते हुए। अब इंटरनेशनल क्यूज़ पर निर्भर करेंगे, कल की ओपनिंग के ऊपर निर्भर करेंगे। लेकिन एक सेक्टर जो तेज़ हुआ है उसमें शुगर स्टॉक्स पिछले कुछ आधे एक घंटे में एक्शन में आए हैं। इसमें उत्तम शुगर ये एक्टिव है। अच्छा, प्राज इंडस्ट्रीज भी अब ये भी दिन के उच्चतम स्तर पे ट्रेड कर रहा है। तो ये दोनों ही स्टॉक्स दिखाएं। इनफैक्ट शुगर स्टॉक में लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। राकेश जी, ट्रैक कर रहे हैं क्या प्राज इंडस्ट्रीज या फिर कोई और शुगर कंपनी जहां पर लोअर लेवल से कुछ रिकवरी के संकेत आ रहे हो? देखिए रजत, प्राज इंडस्ट्रीज काफ़ी अच्छा लग रहा है और इस स्टॉक ने 150 के अराउंड एक अच्छा बेस बनाया है। और जिस तरीके का रजत यहाँ टेक्निकल रुझान है, मुझे लगता है प्राज इंडस्ट्रीज एक बेहतरीन कैंडिडेट है मौजूदा स्तरों पर खरीदारी करने का। और टेक्निकली रजत, मुझे लगता है यहाँ पर अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो ये स्टॉक 2.5-3 महीने में 190 तक जाने का पोटेंशियल रखता है। तो प्राज इंडस्ट्रीज को खरीदें, 150 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, 190 का एक टारगेट रखें। दालमिया भारत, साथ ही साथ धामपुर शुगर, इन तमाम स्टॉक्स में लोअर लेवल से एक अच्छा एक्शन देखने को मिला है। और बलरामपुर चीनी भी यहाँ पर 1.5% के आसपास की तेज़ी गिरते बाजार में पकड़े हुए हैं। तो यानी कि शुगर इंडस्ट्रीज जुड़ी जो कंपनी है वो एक्टिव होती हुई नजर आई हैं।
ये देखिए दिन के उच्चतम स्तर पे। कुणाल जी, कोई रडार पर आ रहा है शुगर कंपनी धामपुर या फिर द्वारकेश, बलरामपुर चीनी, मवाना, सभी में एक्शन तेज है? देखिए, मुझे लगता है कि धामपुर, जिसका नाम अभी आपने लिया रजत, सबसे बेहतरीन चार्ट उसी का है और उसमें एक करेक्शन हमने पिछले कुछ दिनों में देखा था, वो 220 रुपए के ऊपर अपडेट करने लगा है, तो एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है और पूरा शुगर स्पेस मुझे लगता है कि स्ट्रांग दिखता है। प्राज इंडस्ट्रीज की बात अभी राकेश जी ने की, मुझे लगता है धामपुर खरीदे 240 का लक्ष्य होना चाहिए, स्टॉप लॉस यहाँ पर 220 पर रखे, स्ट्रक्चर अच्छा है धामपुर में, मुझे लगता है और ऊपर के लेवल्स आएंगे। आज मल्टीप्लेक्स शेयर्स में अच्छी खरीदारी हो रही है, जिसमें आइनॉक्स लेजर, ये स्टॉक तेज है। मुक्ता आर्ट्स में तेजी और पीवीआर तो वैसे ही काफ़ी अट्रैक्टिव रिटर्न्स ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है, डेरिवेटिव मार्केट पे बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनती है। वो आइनॉक्स लेजर 9%, 9.5% की तेजी है और पीवीआर में भी दिन के उच्चतम स्तर के आसपास यहाँ पर कामकाज हो रहा है। सिमी जी, आप देख के बताएं, मल्टीप्लेक्स से जुड़ी जो कंपनियां हैं उनमें यहाँ से तेजी बढ़ेगी या फिर मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए? आइनॉक्स, पीवीआर, ये कुछ ऐसी कंपनियां जो अच्छी तेजी इस गिरते बाजार में शो कर रही हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अगर चार्ट वाइज देखेंगे तो आइनॉक्स का चार्ट मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि आइनॉक्स में अगर कोई पहले से ख़रीदा हुआ है तो बिल्कुल मेंटेन करे पोजीशन और आगे जाके एक हार्डल इसका दिख रहा है अराउंड 315 320 के आसपास। अगर क्रॉस करके सस्टेन करने लगेगा तो 330 335 तक का लेवल भी देखने को मिल सकता है। और आइनॉक्स छोड़ के अगर कोई दूसरा स्टॉक मुझे उठाना है इस सेक्टर में तो मुझे लगता है कि शायद मुक्ता आर्ट्स को देखेंगे। अगर लॉन्ग टर्म बेस के बारे में बताना है तो मुझे लगता है कि मुक्ता आर्ट्स एक ऐसा फॉर्मेशन शो कर रहा है जो देख के लग रहा है कि एक लॉन्ग टर्म बेस यहाँ पे बन रहा है। अब ये कितना सस्टेनेबल होगा ये तो और 2-3 दिन बाद ही देखने में पता चलेगा, पर करंटली ये जहाँ पे है एक 50-52 तक का मूवमेंट तो बहुत जल्दी आएगा ऐसा लगता है। उसके बाद अगर ये स्टॉक फ्रेश मोमेंटम एक्वायर करता है तो 60 तक का रैली भी देखने को मिल सकता है 2.5 से 3 महीने में। तो चार्ट बेहतरीन है, मुझे लगता है कि मुक्ता आर्ट्स में भी पोजीशन मेंटेन करना चाहिए। अगर किसी के पास है तो करंट लेवल पर खरीदारी करने का सलाह होगा मुक्ता आर्ट्स में। ओके, मुक्ता आर्ट्स में कर सकते हैं आप खरीदारी। स्टॉक सारे के सारे बड़े एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। पीवीआर पे तो आज एक रिपोर्ट भी थी, सुबह देख रहा था कि जहाँ कुछ अच्छी दमदार रिपोर्ट्स के दम पर स्टॉक में मजबूती भी आते नहीं। फंड्स की खरीदारी थी, मॉर्गन स्टैनली ने 3,16,000 शेयर खरीदे थे 1573 रुपये के दाम पर और उसके बाद तेजी बनती हुई दिखी थी यहाँ पर। ओके, इस बीच नितिन जी की ऑप्शन की स्ट्रेटेजी भी आने की तैयारी में है। नितिन जी ऑप्शन वाले थोड़ी देर में आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले 24 लाख शेयरों का ये बड़ा ट्रेड लगाया भाई। मदरसन सुमी में 142 रुपये 10 पैसे के दाम पर 24 लाख शेयर। मदरसन सुमी को कई बार रिकमेंड कर चुके हैं कुणाल जी, राकेश जी। चार्ट पर क्या राय है इस वक्त? 142-43 के आसपास। कुणाल जी या राकेश जी, आप में से कोई भी राय दे दें। देखिए, मदरसन सूबी पर हमने बिकवाली की राय दी थी 160 के आसपास, तब से इसमें 2-3 सत्रों में अच्छी गिरावट आई। अभी भी स्ट्रक्चर कमजोर है, आज जरूर इसमें बड़े ब्लॉक्स हुए हैं लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी कमजोर है। खरीदारी की कोई जल्दबाजी नहीं है। जब तक ये काउंटर 150 को पार न कर ले तब तक नई खरीद के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी इसमें और नीचे के लेवल्स आ सकते हैं। 135 रुपए का स्तर पर बड़ा सपोर्ट है। मुझे लगता है धीरे धीरे करके ये 135 तक फिसल सकता है, खरीदने से बचना चाहिए। बॉम्बे बर्मा दिखाइए, क्योंकि आज जो रिसर्च गुरुकुल का टॉपिक था होल्डिंग कंपनीज के ऊपर। देखिए, एक तो सस्ते मिलते हैं शेयर्स अपने जिन कंपनियों को ये होल्ड करते हैं, उनकी इक्विटी होल्ड करते हैं, उसके मुकाबले कंपैरेटिवली रिलेटिव वैल्यूएशन निकालना बहुत मुश्किल किया। अब इसको पढ़ें तो कैसे पढ़ें कंपनियों को, और आज हमने आसान भाषा में समझाने की कोशिश की रिसर्च गुरुकुल में कि होल्डिंग कंपनियों में बेहतर वैल्यू वाली कंपनियां कैसे निकालें। तो बहुत बेहतरीन रिसर्च थी इनका। हाँ, तो सिंपल आज हमने जैसे हमने वो एपीआई कैसे समझाया था, चूरन, वैसे आज हमने ये होल्डिंग कंपनी को समझा दिया बाप कंपनी बच्चा कंपनी। ठीक है, जो होल्डिंग कंपनी है वो बाप कंपनी है और जो उसकी सब्सिडी जो एक्चुअल कारोबार करने वाली छोटी छोटी कंपनियां हैं वो बच्चा कंपनी। तो अगर बच्चे अच्छा काम करेंगे तो बाप की इज्जत बढ़ेगी, खानदान का नाम आगे बढ़ेगा, राइट। क्योंकि बाप ने तो अपना काम कर लिया, अब वो बाप हो गया, अब तो बच्चों की जिम्मेदारी है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे थे जैसे कल्याणी ग्रुप की कंपनी, पिलानी इन्वेस्टमेंट, कल्याणी इन्वेस्टमेंट, तो कल्याणी इन्वेस्टमेंट जो कल्याणी ग्रुप की कंपनी है, भारत फोर्ज, हाइकल, ये सारी कंपनियां जो जिनकी वो होल्डिंग कंपनी है, तो कल्याणी इन्वेस्टमेंट वो होल्डिंग कंपनी हो गई। तो वहाँ पर आपको देखना क्या है, देखना ये कि सबसे पहले तो डिस्काउंट कितना है। हाईएस्ट डिस्काउंट 80% से ज़्यादा का डिस्काउंट पे कल्याणी इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग ज़्यादा होनी चाहिए, वो भी सबसे ज़्यादा प्रोमोटर की होल्डिंग वाली एक कंपनी है। आपके पास डेटा होगा शायद कितनी होगी, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ आप क्या देखते हैं कि क्या प्रोमोटर्स लगातार स्टेक बढ़ा रहे हैं, नहीं बढ़ा रहे हैं तो कम तो नहीं कर रहे हैं। कल्याणी इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं।
चौथी चीज़ ये है कि जो पैसा डिविडेंड के तौर पर आता है प्रोमोटर्स के पास, वो पैसा कहाँ जाता है? प्रोमोटर्स वापस डिविडेंड के तौर पर बांट देते हैं, या खुद ही के शेयर और खरीदते हैं, या कहीं इधर उधर लोन वोन तो नहीं लेके इधर उधर तो नहीं कर देते। तो ये सारी चीज़ें देखकर ये समझ में आए कि वो कंपनियां जो इस तरह का बिजनेस मॉडल रखती है उनमें पैसा लगाना चाहिए। तो कोई कल्याणी इन्वेस्टमेंट, कोई बॉम्बे बर्मा, बीबीटीसी, EID पैरी, इनफैक्ट बहुत बड़ी सूची थी EID पैरी, साथ साथ बॉम्बे बर्मा। लेकिन उनमें से आप फिर कट शॉर्ट करते जाइए कि आपको कौन कौन सी कंपनियां ठीक लगती है। तो ये आज बड़ी रिसर्च थी। अच्छा, पिलानी इन्वेस्टमेंट जो आपने बोला वो तो सीखने को ये मिला कि सेंचुरी टेक्सटाइल, ग्रासिम, ये सब जो है ये नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि पिलानी के नीचे ग्रासिम अपने आप में एक होल्डिंग कंपनी है, प्लस अलग अलग प्रोमोटर की है एक तरह से। सेंचुरी अलग हो गई, ये हो गई, इसलिए वो पिलानी का नाम ही नहीं आया। तो जो निकल कर आई कंपनियां, जो ज़्यादा बढ़िया कंपनियां दिख रही थी, एक कल्याणी दिख रही थी और दूसरी बीबीटीसी, बॉम्बे बर्मा तो आज वैसे भी 2% के आसपास। वो तो इस वजह से भी है ना कि ब्रिटानिया आपका इंडेक्स में आ रहा है, तो ब्रिटानिया इंडेक्स में आएगा तो ब्रिटानिया की होल्डिंग कंपनी तो बीबीटीसी है, तो वैसे भी चलना है उसको, करेक्ट। तो अब कम से कम आपको ये समझ में आ जाएगा कि होल्डिंग कंपनी कैसे खरीदी जाती है। तो शर्मिला जी, ये हमारी टर्म कैसे लगी, बाप कंपनी बच्चा कंपनी? नहीं, बहुत अच्छी तरह से डीमिस्टिफाई किया है इसको क्योंकि ये हमेशा तो चलता रहता है कि एग्जैक्टली होल्डिंग कंपनी है क्या, तो ये बहुत आसान और सिंपल तरीका है समझाने का। और ये मोटा मोटी ये चीज़ समझनी चाहिए कि हमेशा जो होल्डिंग कंपनी है वो डिस्काउंट पे ट्रेड करती है, और वो डिस्काउंट क्यों है वही आपको डिस्कवर करना है। एंड आई थिंक वो दोस फैक्टर्स हैव आल्सो बीन लिस्टेड। और जब डिस्काउंट थोड़ा बड़ा होता चले जाए तो मतलब समझ लीजिए कि उस समय कुछ खरीदारी का मौका निकल सकता है, और या तो कुछ और चेंजेस हुए जिस वजह से डिस्काउंट। होल्डिंग कंपनी में एक मुझे सबसे बड़ा फायदा दिखता है, मालूम है क्या है? इन शेयरों को अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो आप नुकसान जिंदगी में कभी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। क्यों? उसका रीज़न ये है कि फ़र्ज करें अगर कोई कल्याणी इन्वेस्टमेंट अपनी प्राइस से 85% डिस्काउंट पे, तो जो इसकी फेयर वैल्यू इसका 15% पे ही ट्रेड कर रहा है, राइट? 100 रुपये का स्टॉक है, 15 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, 50 रुपये नीचे, तो अल्टीमेटली वैल्यू तो है ना। होल्डिंग कंपनियां क्यों इतने डिस्काउंट पे ट्रेड करती है? उसकी वजह कि इनकी वैल्यू कब निकल कर आएगी ये किसी को पता नहीं होता। वैल्यू कब निकल के सब्सिडियरी में कुछ प्रॉब्लम हो और वहाँ अगर प्राइस, हाँ वो एक अलग बात है, हाँ वो तो खैर हो ही सकता है। वो तो देखिए अगर वो सब्सिडी कंपनी खत्म हो जाए, बंद हो जाए, तब तो एक अलग बात है। और जस्ट साइकिल चेंज हो जाए, इफ इट्स अ स्टील कंपनी, कमोडिटी कंपनी, तो साइकिल चेंज हो जाए तो वो उसमें ये है कि आपको इंतजार लंबा करना पड़ सकता है, लेकिन नुकसान करेंगे इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन वो पेशेंस टेस्ट करने वाली बात है। जो इनको खरीदना चाहिए मंदी के बाजार में, और तेजी के बाजार में जब पहले इनकी सब्सिडी कंपनी, बच्चा कंपनी चल जाए, फिर बाप कंपनी चलती, तो वो ज़्यादा आपको वो जो 5 साल के रिटर्न्स दिखाए थे आज शो की शुरुआत में कि ब्रिटानिया चला 61% 5 साल में, तो बॉम्बे बर्मा चला 1074%। मतलब 5 गुना ब्रिटानिया चल रहा है तो 10 गुना ये चल रहा है। सोचो कितना मोटा पैसा बनता हो। ये है आपकी कहानी। एक बार टेक्निकल चेक भी ले लें, क्योंकि बॉम्बे बर्मा सुबह से मजबूत है, इसलिए हम बार बार उस स्टॉक को हाईलाइट कर रहे हैं 1284 के लेवल पे। किरण जी देख के बताएं, बॉम्बे बर्मा सर यहाँ पर अभी और तेज हो सकता है क्या? और ये इसलिए भी पूछ रहा हूँ मैं क्योंकि ब्रिटानिया जो अब निफ्टी का हिस्सा बनेगा, होल्डिंग कंपनी है ये बॉम्बे बर्मा, क्या करना चाहिए? बॉम्बे बर्मा मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म चार्ट बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि एक अच्छा बेस बनते नजर आ रहा है। तो जो बेस है वो करीबन आपको देखने को मिल रहा है, जो है 1160 के करीब। तो ये मीडियम टर्म आउटलुक से ही खरीदना चाहिए, और आपको 3 महीने के अंदर ये 1670 के लेवल्स टेस्ट होता नजर आ जाना चाहिए। 1670 1300 से 1670 यानी काफी अच्छी अपसाइड देखने को मिलेगी। वहां पे एक बार रिव्यू लेने की सलाह होगी। पर जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है उनको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1120 का लेवल ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन इस बीच एक चीज़ और बता दूं, जो एपिसोड आपको बताए जा रहे हैं, जिन सेक्टर पर रिसर्च की जा रही है इन्वेस्टमेंट गुरुकुल में, सबसे पहला सेक्टर शुगर था। अभी भी देखिए शुगर, आज शुगर शेयर दिखाइए जरा। अब हम बात कर रहे थे उसमें, आज सभी शुगर तेजी, और उसमें जो इथेनॉल हमारी उस समय की जो स्टोरी थी, हाँ, और शुगर में पहली बार ऐसा हुआ होगा किसी भी टीवी चैनल पे कि शुगर सेक्टर को ये बताया गया कि ये शुगर की स्टोरी नहीं, एथेनॉल की है। तो वरिंदर जो रिसर्च करके लाए, क्यों एथेनॉल की वजह से भागेंगे, देख लीजिए धामपुर, बलरामपुर, जो शुगर शेयर आप देखेंगे मजबूत है। प्राज दिन के उच्चतम स्तर पर। अब दूसरा सेक्टर, उसके बाद जो चूरन, एपीआई, फार्मा एपीआई, आप देखिए हाइकल बताइए, ग्रेन्यूल्स बताइए, ये वो स्टॉक है जो आज भी इतनी मजबूती से ये स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी होती हुई दिख रही है। तो ये रिसर्च का कमाल है। देखिए ग्रेन्यूल्स देखिए 5% ऊपर है, हाइकल 5% ऊपर है। इससे आपको पता चलेगा जहाँ फंडामेंटल स्टोरी मजबूत है, आगे पीछे वो शेयर भागेंगे ही भागेंगे।
और ऐसे ही आपको कुछ दिखेगा किसी कल्याणी इन्वेस्टमेंट में, किसी बीबीटीसी में, वक्त आने दीजिए। अगर उनमें डिस्काउंट अच्छा है, प्रोमोटर्स की स्टेक अच्छी है, ये चलेंगे आगे पीछे, आज नहीं तो कल। एक बार डिस्क्लेमर दे दें कि ये जो शेयर्स हैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको बताए जा रहे हैं, ये बताने के लिए, सिखाने के लिए कि हाँ इस सेक्टर को अगर आपको पढ़ना है, चाहे आप एक एपीआई की बात करें, शुगर की या फिर होल्डिंग कंपनियों की, तो आप पढ़ें कैसे, एक्जैक्टली वैल्यू कैसे निकालें। सीमेंट स्टॉक जब बताए थे तो उसके बाद से जो छोटी सीमेंट कंपनी रडार पर थी, इनफैक्ट रिपोर्ट ये खरीदने की राय बिल्कुल भी नहीं है वरिंदर की तरफ से, वो खरीदने की राय, बेचने की राय देते ही नहीं है, वो खाली आपको एकेडमिक पर्पज से सिखा रहे हैं कि कैसे देखना है आप। सीमेंट एक और सेक्टर डिस्कस किया था, वहाँ पर भी बताया गया था कि ठीक है, श्री सीमेंट, एसीसी, अंबुजा, यहाँ पर आप नजर रखें, यहाँ पर वो बताया ना कि नॉर्थ और ईस्ट वाली कंपनी में ज़्यादा आपको तेजी देखने को मिलेगी बजाय साउथ और वेस्टर्न के। ओके, चलिए अब रुख करते हैं नितिन जी की तरफ। ऑप्शन की स्ट्रेटेजी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं नितिन जी, ऑप्शन वाले। तो नितिन जी पहले एक बार अपडेट ले लें आपसे। जी अनिल जी, और 2 कॉल हमारी सुबह थी, एक तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस और अंबुजा सीमेंट की। तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस हम लोग कैरी करेंगे। इसमें क्या है कि अभी भी स्टॉक आप देखेंगे तो 3% ऊपर है, और जिस रेट पे सुबह हम लोगों ने डिस्कस किया था, करीब करीब स्पॉट का रेट वही है, कॉल ऑप्शन अभी करीब 15 रुपए के आसपास है, और हमारी 16 के आसपास की ऐसे बाइंग है। तो ये कॉल ऑप्शन कैरी करेंगे। डेटा में कोई चेंज नहीं है, कल एक्सपायरी का दिन है, तो कल उम्मीद है कि आईबी हाउसिंग में शॉर्ट कवरिंग आएगी और इसमें टारगेट लगने चाहिए, तो ये कॉल ऑप्शन हम कैरी करेंगे। दूसरी बात, अंबुजा सीमेंट है 235 की कॉल, वो एक समय में ऊपर गई थी, 5000 पर लॉट का प्रॉफिट भी आ रहा था, बट वॉलेटिलिटी होने के कारण हमारा स्टॉप लॉस हो गया। उसमें 2 रुपए का स्टॉप लॉस रखा था, 235 की कॉल ऑप्शन में, वो स्टॉप लॉस हो गया, और डेटा में भी चेंज आया जब मार्केट में वॉलेटिलिटी हुई। तो अब इस कॉल ऑप्शन को हम कैरी नहीं करेंगे। इसमें अगर आपको 1 से 1.5 रुपए का हो सकता है लॉस हो रहा हो पर लॉट, तो इससे हमें एग्जिट कर जाना चाहिए, और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की कॉल ऑप्शन को हम कैरी करेंगे। ये अंबुजा सीमेंट में मेरे को लगता है थोड़ा वो आपके भी जिंक्स है ऐसा। अंबुजा सीमेंट पे मेरे ख्याल से दूसरी बार ट्रिगर हो गई है ना? नहीं अनिल जी, अंबुजा सीमेंट में तो ये काफी दिनों के बाद फर्स्ट टाइम कॉल दी थी, बट नॉर्मली मैं निफ्टी के टॉप 20 को ही देता हूँ। अंबुजा सीमेंट में डेटा कुछ बन रहा था, मूव भी आया, बट वॉलेटिलिटी आई, मार्केट में 70-80 पॉइंट की गिरावट आ गई पॉजिटिव से, तो वो और एक्सपायरी सामने है, तो प्रीमियम बहुत तेजी से मूव कर जाते हैं। परफेक्ट। अच्छा, और कोई नई कॉल देना चाहेंगे? जी नई कॉल अनिल जी कल सुबह लूंगा, क्योंकि कल का दिन एक्सपायरी है, तो क्या है कि खुलने के बाद अगर कोई डेटा मिला तो कल के दिन ही हमें मूव मिल जाएगी, और प्रीमियम बहुत कम मिलेंगे, ओवरनाइट का जो टाइम डिके है वो हमारा बच जाएगा, तो कल सुबह हम नई कॉल। अच्छा, और तीसरी चीज, और जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेटा बताओ किस तरह के बने। 1 बजे तक तो सब ठीक था, 1 से 2 के बीच में सब उठापटक होगी। जितनी गिरी है निफ्टी 50-55 पॉइंट, 43 पॉइंट निफ्टी डाउन है, उस हिसाब से डेटा नेगेटिव नहीं हुआ है। अभी भी क्या है कि 11,500 पे कॉल पुट राइटर दोनों एक्टिव हैं, यानी मार्केट कोशिश ये कर सकता है कि 11,500 के आजू बाजू एक्सपायरी हो, यानी 25-30 पॉइंट प्लस माइनस। आज का डेटा को हम नेगेटिव नहीं मान रहे हैं, बट फिर भी एक स्ट्रैटेजी, हमने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई है कल के लिए, और उसमें रिस्क काफी कम है, वो निफ्टी में है। वो ये किया है, हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है कि हम 11,500 की कॉल हम ले रहे हैं एक लॉट, जो अभी आपको 18 रुपए में मिल रही है, और इसके अगेंस्ट में हमें 11,550 की बेच रहे हैं डबल 2 लॉट, वो करीब 8 रुपए में बिक रही है, तो 8 दूना 16 आपको मिल जा रहे हैं, और आप 18 रुपए में खरीद रहे हैं, तो नेट आपका 2 रुपए का रिस्क केवल हो रहा है। और अगर कल कोई कारण से शॉर्ट कवरिंग आती है और निफ्टी ऊपर जाती है, तो इसमें आपको करीब 40 से 45 रुपए का मुनाफा मिल सकता है, यानी कि 11,500 से लेके आप 11,600 तक सेफ हैं, और रिस्क हम कितना केवल ले रहे हैं 2 रुपए का। अगर मार्केट गिर गई तो मुझे मैक्सिमम नुकसान 1-2 रुपए का हो सकता है। तो ये स्ट्रैटेजी हमने क्लाइंट्स को रिकमेंड की है, और इस स्ट्रैटेजी में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप भी ट्रेड कर सकते हैं। नितिन जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑप्शंस रणनीति डिस्कस करने के लिए। लेकिन 11,442 दिन के निचले स्तर के आसपास है। एक स्टॉक देखते हैं टाटा मोटर्स। ये पिछले अगर कुछ 2 घंटे का आप पैटर्न देखें तो यहाँ पर ऊपर इस तरह पर बिकवाली इसको 170 के लेवल के नीचे ले आई और दिन के निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा है। थोड़े दिनों पहले डिस्कस कर रहे थे हम टाटा मोटर्स, ये टारगेट 166 के आसपास के हम कहते हैं स्टॉक में, उससे भी नीचे थोड़ी देर पहले नहीं, थोड़े दिनों पहले बोल रहा हूँ। हाँ, थोड़े दिनों पहले ये टाटा मोटर्स में आप ही बताया था आशु मदान साहब ने। हाँ, 170 का पुट लेके बैठ जाइए, याद आया? जिस सीरीज में जिस लेवल से शुरू हुई, हाँ, 170 या 175 का पुट लेने के लिए बोला था आशु जी ने, बोले इसका पुट लेके बैठ जाइए,
और याद है हम यही कह रहे थे कि ये हर घर में टाटा मोटर है, हर घर में मतलब हर एक पोर्टफोलियो में टाटा मोटर है, हर एक ट्रेडर के पास टाटा मोटर की तेजी की पोजीशन फंस गई है। सीरीज के शुरू में 198 के लेवल पे ट्रेड करता था, ये सीरीज के निचले स्तर पे आके ट्रेड करना फंसी हुई पोजीशन है। तो जरा सिमी जी बताइए, टाटा मोटर्स के चार्ट्स देखकर क्या करना है, अब कितना नीचे और जाएगा आज और कल में? जी बिल्कुल, एक वीकनेस के साथ ही बंद हो रहा है, पर इतना वीकनेस हो सकता है कि कल ना रहे, क्योंकि कल एक्सपायरी है और हो सकता है इतना जब शॉर्ट पोजीशंस एक्यूमुलेट हो रहा है तो मुझे लगता है कल थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। शॉर्ट कवरिंग के चलते थोड़ा बहुत रैली कल एक्सपेक्टेड है, पर आज कल शॉर्ट कवरिंग तभी देखने को मिलेगा अगर ये 170 के ऊपर जाके सस्टेन करने लगेगा। तो करेंटली तो 170 के नीचे ही है, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग और भी दिख सकता है। अभी और 10 मिनट बाकी है और 10 मिनट में जाने के लिए 3-4 रुपया भी इसके लिए कुछ मायने नहीं रखता है, पर 170 का बेंचमार्क कल के लिए सेट करेंगे। 170 के ऊपर अगर ये सस्टेन करने लगेगा तो 2-3 रुपया का रैली भी देखने को मिल सकता है। कल एक्सपायरी है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा वीकनेस का बात नहीं करूंगी, थोड़ा बहुत एक्सपायरी जाने दीजिए, उसके बाद फ्रेश शॉर्ट देखेंगे। बिल्कुल 175 का पुट खरीदने की राय दी थी आशु जी ने, और साथ ही हाँ एक चीज़ और बोले, अभी याद आया, खुला फ्यूचर भी बेच दीजिए वो बोले थे। अच्छा हाँ अब याद आया, और अब ये पूरी कहानी याद आ गई। कैसे ये मैं बताता हूँ, नितिन जी भी बोले थे पुट लेने की बात, तो नितिन जी ने की थी टाटा मोटर्स की, याद आया अब आपको? याद आया है ना? मैं तो वही डेटा देख मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा 198 का स्टॉक 170 का मिल रहा है तो हाँ नितिन जी ने पुट लेने को कहा था और आशु जी ने जोश में आके बोल दिया खुला बेच दीजिए। वो बोलते कि उनका फंडा तो पता है ना आपको, वो शर्मिला जी आशु जी बेचने में तो फ्यूचर बेचते हैं, खरीदना है तो कॉल ऑप्शन से खरीदते हैं, मतलब खरीदने में डर लगता है, बेचने में डर नहीं लगता है। गजब है। तो देखिए आ गया धीमे धीमे करके नीचे पहुंच चुका है टाटा मोटर्स का स्टॉक। लेकिन स्टॉक्स जो कल वायदा कारोबार की एक्सपायरी के दिन बैन में आ सकते हैं या बैन के बाहर निकल सकते हैं, बताने के लिए हमारे साथ है देवांशी, बैन से बेनिफिट। देवांशी जी पहले तो ये बताइए, कोई बाहर निकलेगा क्या? दो स्टॉक हैं जो बाहर निकल सकते हैं, रिलायंस पावर और अदानी एंटरप्राइज, ये दोनों 85% के नीचे है, तो ये दोनों स्टॉक बाहर निकल सकते हैं। लेकिन 80% के नीचे जाएगी रिलायंस कैपिटल और अदानी एंटरप्राइज। अब वैसे 84% है, लेकिन ये दोनों ही स्टॉक हैं जिसके बाहर जाने की फिलहाल उम्मीद लग रही है। ओके अच्छा, एंट्री बहुत सारी है। DHFL क्योंकि 103% की मार्केट वाइड पोजीशन बन चुकी है, साथ ही जेन इरिगेशन 101% मार्केट वाइड पोजीशन बन चुकी है। PNB यहाँ पे भी 100% के करीब है मार्केट वाइड पोजीशन, और वॉकहार्ट फार्मा और साथ ही सेल, तो करीब 5 स्टॉक्स हैं जो बैंड में जा सकते हैं। सूची बहुत लंबी है। DHFL, जेन इरिगेशन, PNB, वॉकहार्ट, स्टील अथॉरिटी, इन सब में 95% से ऊपर की पोजीशन बनी हुई है, तो इनमें से कोई भी आ सकता है वैन में। तो इसमें से पूछें तो वॉकहार्ट, क्योंकि आज शुरुआती सत्र में तेजी पकड़ी थी स्टॉक ने। बहुत शुक्रिया देवांशी आपका मैसेज जुड़ने के लिए। तो वॉकहार्ट का एक बार चार्ट स्ट्रक्चर दिखाइए। शुरुआती सत्र में तो अच्छे एक्शन में स्टॉक बनता हुआ नजर आया था, लेकिन अभी का एक्शन जानना जरूरी है। और कुणाल जी आप खोल लीजिए वॉकहार्ट के चार्ट और बताइए, अगर ये कल बैन में दिखाई दिया एक ही ट्रेडिंग सेशन के लिए एक्सपायरी से पहले, तो क्या करना चाहिए? आज मुनाफा वसूली तो हो गई इसमें हायर लेवल से। देखिए मुझे लगता है कि जो इसमें मूवमेंट आना था रजत, वो एक बार के लिए आ गया। 448 पे बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस है, वो लेवल पार नहीं हुआ, वहीं से नीचे फिसल गया है। तो एक बार के लिए जिनके पास पोजीशन है निकल जाने की मेरी राय रहेगी, और ना ही नई पोजीशन बनानी चाहिए। एक्सपायरी के बाद देखते हैं, अगर ये 448 को पार करता है तो खरीदारी की राय देंगे। इन स्तरों पर मेरी राय में दूर रहें बेहतर है। ओके, तो ये है राय आपके लिए वॉकहार्ट पर इस वक्त। लेकिन पिछले कुछ मिनटों में एक और स्टॉक जो अच्छे एक्शन में आया है वायदा कारोबार का, वो है अमरा राजा बैटरीज। इस स्टॉक में अच्छा एक्शन होता हुआ दिखा है और खरीदारी भी होती दिखी है पिछले 15-20 मिनट, आधा घंटे में अगर आप देखेंगे। हाँ देखिए आधे घंटे में अच्छी तेजी बनी है, कुछ तो एक्शन हो रहा है। और ओपन इंटरेस्ट इस महीने का 35% बढ़ा हुआ है। सीबी जी जरा देखिए इसके चार्ट्स, दम है कल के लिए खरीदेंगे आप? जी बिल्कुल खरीदेंगे। कल के लिए थोड़ा सा छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगाएंगे 710 के नीचे। अगर ये 710 का लेवल नहीं तोड़ा तो एक पुल बैक इसमें देखने को मिल सकता है, जो जिसका टारगेट 733 से 735 का होगा। पर ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत ही डैमेजिंग है। मुझे लगता है कि टारगेट अगर हासिल हो जाएगा सुबह सुबह तो वो प्रॉफिट बुक करके निकल भी जाएंगे। फिलहाल तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मोमेंटम इसने एक्वायर किया है और 35 तक का रैली तो कल देखने को मिल सकता है इसमें।
लेकिन एक स्टॉक है कैश मार्केट में, जुबिलेंट लाइफ साइंसेज। अगर पिछले हफ्ते देखें तो ये स्टॉक था 900 के जोन्स के आसपास और अभी ट्रेड हो रहा है 650 पे। ऐसा हुआ क्या कि पिछले एक हफ्ते में इतनी भारी बिकवाली स्टॉक में देखने को मिली? ये कारण बताएंगे देवांशी, फिर से जुड़े हमारे साथ। देवांशी बताएं, जुबिलेंट लाइफ में इतनी बिकवाली क्यों? बिल्कुल, यहाँ पे एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हो चुके थे जुबिलेंट लाइफ साइंस। अब देखिए पिछले 5 दिन में लगातार यहाँ पे ये स्टॉक टूटता हुआ दिखा था, बिल्कुल रिकवरी आती हुई नहीं दिखी है। सबसे पहले ये जो शुरुआत हुई थी वो इससे हुई थी कि 23 फरवरी को यहाँ पे उनके जो 2 प्रमोटर्स हैं जुबिलेंट के, उन्होंने 3% हिस्सेदारी अपनी बेची थी और ये जो हिस्सेदारी बेची है वो 914 से लेकर 917 के बीच में उन्होंने अपनी जो हिस्सेदारी है 3% की वो उन्होंने बेचे। जुबिलेंट कंज्यूमर, जुबिलेंट एडवाइज़र LLP, ये दोनों जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने 1.5% अपनी हिस्सेदारी बेची थी। लेकिन उसके बाद थोड़ी रिकवरी आई थी। फिर से हमने देखा कि यहाँ पे जो 2 प्लान्स है उनको यहाँ पे US FDA की तरफ से दिक्कतें आती हुई दिखी थी और इसी के चलते हमने देखा कि लगातार ये स्टॉक में हमें एक गिरावट देखने को मिला था। सबसे पहले तो 21 मार्च को 21 मार्च को यहाँ पे हमने देखा US FDA की तरफ से जो मैसूर प्लांट है उनका, वहाँ से OAI जारी किया था, यानी कि ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड। तो अब उम्मीद बनाई जा रही थी कि ये जो प्लांट है वहाँ से जितने भी अप्रूवल्स हैं नए प्रोडक्ट्स को वो नहीं मिलेंगे। ये खतरा यहाँ पे बना हुआ था। करंटली जो आय आ रही है उस पर कोई ज़्यादा खतरा नहीं था। उसके बाद हमने देखा कि 8 मार्च को, उससे पहले 8 मार्च को जो रुड़की का प्लांट था वहाँ पे एक वार्निंग लेटर कंपनी को जारी कर दिया गया था US FDA की तरफ से। और मैं आपको बता दूं कि करीब 35 ANDAs हैं, यानी नए अप्रूवल्स आने बाकी हैं 31 दिसंबर के हिसाब से, जिसके ऊपर अभी खतरा बना हुआ है। तो इसी को लेके काफ़ी चिंताएं थी। और उसके बाद फिर से 8 मार्च को यहाँ पे जो एम्प्लॉय ट्रस्ट था उन्होंने अपनी 2.25% की जो हिस्सेदारी है वो बेची थी और ये जो हिस्सेदारी बेची वो करीब 784 के लेवल्स के आसपास बेची गई थी। तो ये काफ़ी सीरीज़ ऑफ इवेंट्स थे, एक प्रमोटर की तरफ से यहाँ पे अपने हिस्सेदारी बेचना और दूसरी तरफ से जो US FDA है वहाँ से एक वार्निंग लेटर इशू होना और उसके अलावा जो OAI यहाँ पे इशू हुआ है, जिसके ऊपर अभी भी जो ठोस कदम है वो कंपनी ने अभी तक नहीं उठाए हैं। तो इसी को लेके हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पे गिरावट जारी है। तो कहीं ना कहीं जो सीरीज ऑफ इवेंट्स है लगातार नेगेटिव खबरें जो है स्टॉक को रूल कर रही हैं और बहुत बिकवाली ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ब्रोकिंग हाउस नजरिया भी कोई इतना एक्साइटिंग नहीं है बिल्कुल। और बचे आखिरी 5 मिनट, लेकिन आशु सर आ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर एक BTST या STVT कॉल देने के लिए। तो फोन ए फ्रेंड किया जाए। फोन फ्रेंड अच्छा कनेक्ट हो चुके हैं, वो कनेक्ट हो चुके हैं। तो अब आ रही है आशु जी की शानदार स्ट्रेटेजी। बिगुल तो नहीं है ना आशु जी का अलग से, है ना? BTST वाला है ना? हाँ, BTST का बिगुल। तो बजाइए, तो फिर बजाइए। आशु सर बताइए। अनिल जी, मैं थोड़ा एक तो अपडेट देना चाहता हूँ कि दो सेल कॉल चल रही थी हमारी टाटा मोटर की, सॉरी एक सेल कॉल चल रही थी टाटा मोटर की और साथ में कोटक की 1340 की कॉल बाय दी थी और येस बैंक बाय दिया था। तो येस बैंक तो ठीक चल रहा है अनिल जी, और मुझे लगता है कि जिस तरह का आज सबका माल निकल गया है और उसके बाद भी जिस भाव पे खड़ा है तो ये अगले टारगेट के लिए तैयारी चल रही है। बट कोटक में डेफिनेटली कॉल का स्टॉप लॉस हो गया है। टाटा मोटर का अनिल जी मुझे लगता है कल 165 तक का एक्सपायरी हो सकता है, तो इसका 175 का पुट इन द मनी रखना चाहिए या शॉर्ट रखना चाहिए। और एक अनिल जी, मैंने और राकेश जी ने पिछले दिनों में एक भारती की सेल कॉल दी थी और मुझे लगता है कि वो सेल कॉल अभी भी बरकरार रहनी चाहिए। भारती इस एक्सपायरी के लोएस्ट पे आके खड़ा हो गया है, तो कल जरूर इसमें और गिरावट आ सकती है, तो 5-7 रुपए 10 रुपए भी निकल सकते हैं। तो अनिल जी, जिन के पास लॉन्ग पोजीशन है, मार्केट ऐसे कॉम्पोजिशन पे, ऐसे स्ट्रक्चर पे आ गई है जहाँ वॉलिटिलिटी बढ़ रही है, IBs बढ़ रहे हैं, दोनों तरफ के बाउट्स होंगे। तो अगेन वी आर बैक टू दैट मार्केट के जहाँ पे शॉर्ट्स भी डेफिनेटली जरूर होने चाहिए। तो टाटा मोटर शॉर्ट कैरी कर सकते हैं, भारतीय टेली को शॉर्ट कैरी कर सकते हैं, और जो लॉन्ग में है अगर किसी को BTST लेके जानी है तो अनिल जी अभी भी येस बैंक है और एक और स्टॉक है इंडिया बुल हाउसिंग। ये 2 स्टॉक्स लॉन्ग साइड पे हैं, लेकिन बाकी से मुझे लगता है कि अभी दूर रहना चाहिए। अच्छा, फ्रेश शॉर्ट का बना नहीं है? फ्रेश शॉर्ट सर टाटा मोटर और भारतीय में अभी भी बना सकते हैं कल के लिए। अच्छा, अभी भी? ओके, चलिए। तो भारती एयरटेल और टाटा मोटर्स 2 शॉर्ट कैंडिडेट अब भी है, यहाँ पर मंदी कर सकते हैं। और येस बैंक और एक और बताएं, IB हाउसिंग, इंडिया बुल्स हाउसिंग। इंडिया बुल्स हाउसिंग तो आज नितिन जी भी बोल के गए हैं ऑप्शन में और वो कल तक कैरी भी कर रहे हैं। तो ये 2 आपके लिए लॉन्ग कॉल है और भारतीय एयरटेल शॉर्ट कॉल है। भारतीय एयरटेल राकेश जी के साथ थी ना शॉर्ट कॉल? राकेश जी या कुणाल जी के साथ? कुणाल जी ने बोला था। आप दोनों में से किसके साथ? राकेश जी ने बोला था कि भारतीय। राकेश जी जरा बता दीजिए अपने लेवल्स। अनिल जी, मैंने यहाँ पे सेल कॉल दिया था और 335 का स्टॉप लॉस दिया था और 308 309 पहला टारगेट था।
300 दूसरा टारगेट था और बिल्कुल ये स्टॉक अपने लोएस्ट पे बंद हो रहा है और टेक्निकली किसी ने बेचा हुआ है तो अनिल जी कैरी करना चाहिए। एक स्टॉक दिखाई। आशु जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और रणनीति बताने के लिए। एमजीएल महानगर गैस बाजार बंद होने वाला है, कुछ ऐसे स्टॉक जो सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करेगा, सीरीज के उच्चतम स्तर पे उसमें एमजीएल का नाम शामिल है। 4% की तेजी पकड़ी और बीते आधे घंटे का डेटा एकदम से पॉजिटिव हुआ। एक बार फटाफट से 2 दिन पहले कुणाल जी ने, राकेश जी ने कल भी दिया था और परसों भी दिया था खरीदी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग राकेश जी और कुणाल जी। तो कुणाल जी बताएं फिर ये 1040 के लेवल पे तो आ गया सर, कैरी कर लें कल के लिए? नहीं देखिए रजत, इस स्टॉक को कल के सत्र में मैंने और कुणाल जी ने इसको दिया था 995 के अराउंड दिया था। 1024 का पहला टारगेट था, 1043 का दूसरा टारगेट था। तो रजत हमारे तो टारगेट्स अचीव्ड हैं और बेसिकली हम दोनों काम करते हैं साइकिल्स ऑफ एक्सपेंशन पर, कॉन्ट्रैक्शन पे लेते हैं और एक्सपेंशन पे बेचते हैं। जैसे अनिल जी बोलते हैं दूसरों को लेने दें, हमारे टारगेट्स अचीव हो रहे हैं तो मुनाफा बांधें। मतलब खड़े स्टॉक को लेते हैं। समझाने दो, मेरे समझ में नहीं आया आपने क्या लिया, कब लिया, किस पे लिया, जरा वापस बताओ बंसल जी। अनिल जी हम काम करते हैं अनिल जी साइकिल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन पे। देखिए हमने नीचे 995 के अराउंड रिकमेंड किया, अब अनिल जी एक्सपेंशन हुआ है, खींचा है स्टॉक ऊपर की तरफ। तो जो दूसरे लोग ले रहे हैं वो लें और जिन्होंने हमको देख के, जी बिजनेस को देख के लिया है, वो मुनाफे को बांधे। अच्छा, ये हो गई साइकिल ऑफ एक्सपेंशन। अच्छा, और साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। अनिल जी कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अनिल जी जैसे नीचे लिया, नीचे की तरफ लिया था ना हमने, अब आज एकदम खींचा पड़ा है एकदम। जैसे आपने अनिल जी कभी पतंग उड़ाई हो तो खींचना, ढील देना, जैसे आज खींचा है स्टॉक किसी ने ऊपर, तो अनिल जी जब खींचा है तो वो एक्सपेंशन हो गया। अच्छा, अभी तक तो मैंने साइकिल 2 ही तरह की सुनी थी, 2 पहिया और 3 पहिया, 2 व्हीलर 3 व्हीलर। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वाली साइकिल पहली बार हुई। इंटरेस्टिंग है। रजत जी आपको तो सब समझ में आ गया ना? मतलब खड़े स्टॉक को खरीदना है और जब तेजी पकड़े तो उसके बाद उसको एक्सपेंशन बोला, बस इतना ही समझ। ठीक है, 2 में से एक को आ जाना चाहिए। मेरे को नहीं भी आया कोई बात नहीं, आपको आ गया ना, काम चल जाएगा अपना। तो चलिए रजत जी सब समझ गए हैं, चिंता न करें। ओके, तो ये है आपके लिए प्रोविजनल क्लोजिंग अभी आती हुई। लेकिन प्रोविजनल क्लोजिंग और फाइनल क्लोजिंग में आपको बताऊं उससे पहले एक बार ये तो बता दूं कि आज बाजार बंद होने के बाद एक्शन क्या है आपके लिए। बाजार में लाल पीले सुंदर अलग अलग रंग के जो आप फल खरीदते हैं, फ्रूट्स खरीदते हैं, उससे पहले सावधान हो जाएं, क्योंकि फूड रेगुलेटर फसाई ने फलों को पकाने के में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स को लेकर आगाह किया। ये तो सबको पता है केमिकल्स आजकल यूज़ होते हैं। आगाह क्यों किया है? क्योंकि बैन के बावजूद फल और सब्जियों को पकाने के लिए इन खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो आज शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फ़ायदा में हम इसी पर बातचीत करेंगे, रसीले फलों का जहरीला सच। और ख़ासतौर से आम का सीजन आ रहा है, सबसे ज़्यादा आम को पकाने में इस्तेमाल होता है। वो पता नहीं कुछ, कोई तो क्या बोलते हैं उसको, पाउडर को, बोरिक पाउडर या पता नहीं भगवान जाने, कोई तो कुछ होता है, कार्बाइड कुछ तो पाउडर बोलते हैं, जिससे आम का टेस्ट ही खत्म हो जाता है, फीका हो जाता है, न मीठा रहता है न खट्टा रहता है बेचारा। ऐसा क्यों खाया? तो चलिए, तो कहाँ कैसे आपको पहचानना है कि कौन से फल ऐसे हैं जहाँ इस तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल हुआ है? बहुत ज़्यादा सुंदर दिखे तो डाउटफुल हो जाना चाहिए आपको कि भाई कुछ गड़बड़ है। इतने अच्छे तो आजकल फल पैदा होते नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको शो ज़रूर देखना चाहिए शाम 6 बजे, रसीले फलों का जहरीला सच। और रात 8 बजे आज वाकई में देश की बात होगी, और इसमें राजनीति नहीं होगी, देश की बात होगी, क्योंकि आज देश के लिए है बड़े गर्व का दिन। अंतरिक्ष में भारत का शक्तिमान, 3 मिनट में दुश्मन का काम तमाम, भारत बना अंतरिक्ष महाशक्ति, मिशन शक्ति को देश का सलाम, अंतरिक्ष का चौकीदार। ये है आज रात देश की बात, रात 8 बजे जरूर देखिएगा, अंतरिक्ष का चौकीदार। आइए अब मैं आपको फाइनल क्लोजिंग दे दूं। निफ्टी 11,445 पर हुआ है बंद, 38 पॉइंट के नुकसान के साथ। लेकिन बैंक निफ्टी अलग डायरेक्शन में 30,000 के पार, रिकॉर्ड लाइफ टाइम हाई आज फिर से बैंक निफ्टी ने बनाया। कल नया इतिहास बनाने के बाद आज भी क्लोजिंग और इंट्राडे बेसिस पर इतिहास बनाया है बैंक निफ्टी ने। 30,019 की क्लोजिंग, 30,000 के पार पहली बार इतिहास में आप बैंक निफ्टी को आज बंद होते हुए देख रहे हैं। 100 अंक नीचे बंद हुआ है सेंसेक्स, एग्जैक्टली राउंड फिगर 100, 100 पॉइंट नीचे देख लीजिए, 38,132 पर। तो ये है आज की क्लोजिंग। विदा लेने का समय है आप सभी से। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी, राकेश जी आपका धन्यवाद, किरण जी पूनावाला आपका भी धन्यवाद, और सिमी जी कोलकाता से आपका शुक्रिया, शर्मिला जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।